सो हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बुल्स एंड बियर मार्केट के इस नए एक तरीके से एनालिसिस में बोल सकते हैं, जहां हम फंडामेंटल, टेक्निकल, इसके फाइनेंशियल सारी चीज़ें तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं एक स्टॉक को, जो है अमर राजा बैटरी। और आपकी ही काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि इसके बारे में बताओ कि अभी तक ये डाउन क्यों था, अब क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। सेल्स तो बढ़िया, बट उसके पीछे और भी रीजंस हैं जो आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस को देखने के बाद खुद अनुमान लगा सकते हो कि व्हाट आर द रीजंस, और ये इतना एग्रेसिव क्यों कंपनी काम कर रही है आने वाले फ्यूचर को लेकर के। तो अमर राजा बैटरी का फंडामेंटल एनालिसिस मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदर पार्ट फाइनेंशियल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके हो गए हैं, उसके अलावा टेक्निकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सारे सेगमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बोलूँगा इसका फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मैं कुछ मैनेजमेंट एनालिसिस भी करने की कोशिश करूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस को मैं बोलूँगा यार स्किप मत करना, क्योंकि गोल्ड खोजने से मिलता है और वीडियो के किसी पार्ट में भी गोल्ड हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि इसमें ना कोई बाय की रिकमेंडेशन है ना सेल की रिकमेंडेशन है। आप अपने डिसीजंस अपने खुद ने लेंगे, बस यहाँ से सीख के जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अमर राजा बैटरी की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी के अंडर, बट अभी अपने को इस चीज़ को समझना है अमर राजा बैटरी के लिए। तो एक बार मैं चार्ट से एनालिसिस से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको एक इस पोटेंशियल समझ आए। तो सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं ड्राइंग। उससे पहले अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखोगे तो फ्रॉम लाइफ टाइम हाई ये अभी ट्रेड हो रही है करीब इस लेवल पे। हाँ, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें देखी भी जाए कि यार कितना परसेंट डाउन है, तो दैट्स अप्रॉक्स आई थिंक सो 38% डाउन है। और 38% डाउन है, और इसका अगर अपसाइड देखोगे कि यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है, तो आपको दिख जाएगा 62% के पास ये वैल्यू आएगी। मैं कर चुका हूँ इसलिए मेरे को अनुमान है। चलिए, तो 62% या 61.46% की इसमें गेन के पोटेंशियल्स हैं आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है कि इसमें जो मेजरली आपको समझना है कि इसमें काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। कप विद द हैंडल भी सपोर्ट कर रहा है। बाकी आगे मैं टेक्निकल पार्ट में इन सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो आप एक रफ देख सकते हो। एक तो 61% का गेन का एक चांसेस है। तो अगर मार्केट क्या मैं बोल रहा था कि 1200 की रेंज कहाँ तक की आएगी, उस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 1200 की रेंज यहाँ तक की आएगी। और अभी की रेंज कहाँ है? अभी की जस्ट रेंज ये वाली है। और आप ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज की अपसाइड कितनी है? अप साइड है दैट्स अराउंड 92%। अब ये चांसेस क्या फंडामेंटली और फाइनेंशियली ये दोनों चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, और थर्ड इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट वाइज भी सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों को, क्या इतने बड़े गेन के लिए? तो आंसर वीडियो में समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी टेक्निकल मैं आगे करूँगा, क्योंकि टेक्निकल आप लोग का फेवरेट होता है, क्योंकि यहाँ से मक्खन मलाई मिलता है। बट मक्खन मलाई से पहले दूध तो निकाल लें। अब समझते हैं अमर राजा बैटरी के बारे में। तो एक कंपनी की अगर बात करें तो करीब 10,700 करोड़ की कंपनी है, तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। पीई के टर्म्स में देखोगे तो 13 के पीई पे ट्रेड कर रही है। पर इन चीज़ों को समझने से पहले आप इसका चार्ट में जाकर के पीई रेशियो भी देख सकते हैं, बट मैं थोड़ा देर में दिखाऊंगा। उससे पहले इस पूरे सेगमेंट को फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एकदम बेसिक से सब कुछ एडवांस दिखे। तो अमर राजा बैटरी के बारे में अगर बात करें तो एक फ्लैगशिप कंपनी है अमर राजा ग्रुप की। अब ये चीज़ से भी एक इंपॉर्टेंट आप चीज़ें निकाल सकते हो। देखो, एक फ्लैगशिप कंपनी है, यानी अमर राजा ग्रुप के अंदर और भी कंपनीज आती हैं। जैसे कि एक आती है मंगलम, जो प्लास्टिक सेगमेंट पे ट्रेड करती है। इसके अलावा इनका फूड पैकेजिंग में भी एक अच्छा खासा है। इसके ऑटोमोटिव सेक्टर में भी अच्छी खासी सेक्टर है। बैटरीज में भी अच्छा है। यूपीएस सेक्टर में भी अच्छा है। तो अगर आप इनके ही देखोगे कि सेगमेंट वाइज किन किन सेगमेंट में ये डील करते हैं, तो आपको एक बेटर अनुमान लगा सकते हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, विकिपीडिया ही खोल लेते हैं, तो इनके और भी क्या मिल जाती हैं सब्सिडरीज, कौन कौन सी सब्सिडरी है। तो एक अमर राजा बैटरी की है, अमर राजा इलेक्ट्रॉनिक्स, अमर राजा पावर, अमर राजा इंफ्रा, अमर राजा इंडस्ट्रीज, अमर राजा मीडिया और इंटरटेनमेंट। अब ये मैं सारी चीज़ें क्यों गिना रहा हूँ? अब ये इतनी सब्सिडरीज नहीं है, इनकी और भी सब्सिडरीज हैं जो कि आप यहाँ पास से अदर कंपनीज में जाकर के देख सकते हो। बट ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये चीज़ें क्या मेजर इंपैक्ट डालती है? तो देखो, अगर एक कंपनी है
फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप की बात करते हैं, वहाँ से चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर में समझ आती है। टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज़ हैं। हाँ जी, टाटा केमिकल, टाटा टेक हो गया, इसके बाद इन्फोसिस बोल दिया, गलत हो गया, ठीक है, TCS हो गई। तो और भी टाटा सॉल्ट का एक सेगमेंट है जो केमिकल्स के अंदर ही आता है। तो इस तरीके से टाटा के बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो आप एक चीज़ सोचो कि अगर टाटा की कोई कंपनी की बात करोगी तो वो दूसरे कंपनी के साथ लिंक है। हाँ जी, लिंक है। तो अगर दूसरी कंपनी को उस कंपनी में थोड़ी बहुत मदद चाहिए होगी या बहुत ज़्यादा मदद चाहिए होगी, क्योंकि कंपनी तो टाटा की ही है, तो क्या टाटा ग्रुप एक दूसरे टाटा ग्रुप की सब्सिडरी की मदद नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, ये सब्सिडरी या भाई बहन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, मेरे कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही फैमिली की कंपनीज हैं, तो एक तरीके से इनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है, यानी ज़्यादा एडवांस एग्रेसिव लोगों तक पहुंच सकती है। मैंने बोला अगर टाटा सॉल्ट की बात करें तो टाटा सॉल्ट की अगर इन्हें बेचना चाहते हैं तो इसकी जो ब्रांडिंग है वो अपने प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, या टाटा बहुत सारी चीज़ों को स्पॉन्सर करती है, ठीक है, IPL वगैरह को। तो ऐसे तरीके से स्पोर्ट्स को जब स्पॉन्सर करती है तो ओवरऑल टाटा के सारे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर समझो तो ये वेल एंड विश वाला मेथड नहीं हो गया कि एक ही सब्सिडरी से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो एक सब्सिडरी जब दूसरी सब्सिडरी के साथ लिंक होती है और एक ही ग्रुप की कंपनी होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और ये मैनेजमेंट की ही एक बात है जो आप एक देख सकते हो। तो यहाँ पास से इनको कम फायदा होने वाला है, क्योंकि देखो मंगलम वाली अगर बात करें, प्लास्टिक वाली जो इनकी कंपनी है, उसके थ्रू ये प्लास्टिक उठा लेते हैं। और दूसरी कंपनी जो हो गई सेवर के थ्रू, ये अपन क्या करते हैं, बैटरीज वगैरह का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं जैसे मीडिया एंटरटेनमेंट वाला जो इनका सेक्टर है, उससे इनकी ब्रांडिंग हो जाती है, कॉस्टिंग बच जाती है। तो ये सारे फायदे होते हैं जो अपने को फ्लैगशिप कंपनीज में देखने को मिलता है। बाकी बहुत डेप्थ में अगर मैं इसको और समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ, बट दैट्स नॉट नीडेड, आप खुद समझदार हो, इतने में समझ गए होंगे। अब आगे अगर बात करें तो इनकी ऑटोमोटिव, इसके वाला कंपनीज के इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अच्छी खासी पकड़ है, ऑटोमोटिव सेक्टर यानी व्हीकल सेक्टर में भी अच्छी खासी पकड़ है, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं करीब 32 कंट्रीज में, तो मोर देन इनफ है यार, इतने से ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए होगा। बेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर जैसे BSNL हो गया, नोकिया की, इनके साथ इनकी क्या है, डीलिंग है, ये इनके कस्टमर्स हैं। तो एक इतनी बड़ी बड़ी जब कंपनीज, खुद गवर्नमेंट इनकी कस्टमर है, BSNL गवर्नमेंट बॉडी यानी गवर्नमेंट इनकी कस्टमर हो गई। जब गवर्नमेंट जैसी बड़ी बॉडीज इनकी कस्टमर है, इंडिया जैसी वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज की, तो आप ये चीज़ सोचो कि अगर गवर्नमेंट की ग्रोथ होगी, ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होगी, तो ये बीच में रुक करके छलांग थोड़ी ना लगाएंगे पुल से, ठीक है। ये भी ग्रोथ करेंगे, ये भी दौड़ेंगे उस रेस में। तो आपको यहां से ही समझ आ जाती है कि इस कंपनी में मैसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, पर ये क्या उस सही रास्ते से जा रहे हैं, ये आगे समझ आएगा। तो हम और भी बात करेंगे कि जैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग और क्या है, इंडियन रेलवे हो गई, वहाँ पास इंडियन रेलवेज में जितनी बैटरीज जाती हैं लगभग इन्हीं की जाती हैं। तो जितनी ट्रेन में बैटरी लग रही हैं, अभी रेलवे मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिफाई हो रहा है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो नए नए ट्रेन बनाए जा रहे हैं, तो नई और बैटरीज उसमें यूज़ होगी और पावर का कंजप्शन होगा। प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं तो वहाँ बैटरीज की यूज़ होगी, क्योंकि दिन भर तो लाइट रहती नहीं है, बैटरीज की हमेशा यूजेस आती है। तो कहीं ना कहीं इनका मार्केट ग्रो होने वाला है। और ये इंडिया के वन ऑफ दी सबसे बड़े लेड एसिड बैटरी के मैन्युफैक्चरर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, साथ साथ दोनों ही काम कर लेते हैं। तो इनकी एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। तो हम ये सारी चीज़ें की बात करते करते एक बात यहाँ पास और है कि इनकी एक टर्मिनेशन हो गई थी शेयर होल्डर एग्रीमेंट में जो जॉनसन कंट्रोल्स के साथ, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है, इसे आप चाहो तो इनकी एनुअल रिपोर्ट में जाकर के थोड़ा सा पढ़ सकते हो, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे बिजनेस सेगमेंट में अगर बात करें, अब यहाँ पास से जो पार्ट है, इससे आपको ये एनालिसिस पता चलेगा कि सच में यार बिजनेस में दम है या नहीं। अब देखो, सच में बिजनेस में दम है या नहीं, ये चीज तब पता चलेगी कि वो कौन से सेगमेंट को सबसे ज्यादा कैटर कर पा रहे हैं। मतलब अगर इंडिया में जिस सेगमेंट की सबसे ज्यादा ग्रोथ है, क्या उस सेगमेंट में इनकी प्रेजेंस है या नहीं, इस चीज से आप अनुमान लगाना और ऑटोमेटिक खुद कमेंट में बताना कि ये चीजें आपको समझ आई या नहीं। देखो, व्हीकल सेक्टर में बोलें तो ये 3 व्हीलर और 4 व्हीलर्स में जो बैटरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके 65% कंट्रीब्यूशन होता है इनके खुद के बिजनेस सेगमेंट पे। तो ओवरऑल अगर बिजनेस सेगमेंट का 65% सिर्फ और सिर्फ किस चीज से आ रहा है, दैट्स व्हीकल्स की बैटरी सेल करने से, तो आप समझ सकते हो कि इनकी बिजनेस में व्हीकल की डिमांडेंस कितना ज़्यादा है। और अभी इंडिया में व्हीकल सेगमेंट
काफ़ी, यानी ईवी बैटरीज बोलें, ईवी कार बोलें, ईवी स्कूटर बोलें, ईवी का थ्री व्हीलर बोलें, ऑटो बोलें, रिक्शा बोलें, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं। तो सारी चीज़ें जब ग्रो करेंगी और उनमें ये सबसे बड़े मार्केट लीडर हैं, तो ये क्यों नहीं ग्रो करेंगे? आप चीज़ खुद सोच को आपको सोचना है। वन ऑफ दी ये फैक्टर आ जाता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल बैटरी डिवीजन में अगर बात करें, ठीक है, आप इसके और चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे एमरॉन हो गया, पावर जोन हो गया, ये इनकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग है जिसके थ्रू ये ब्रांडिंग करते हैं। इसके बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि अब ब्रांड्स की अगर बात करें तो एक ब्रांड नहीं है एमरॉन के बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे एमरॉन हो गया, एमरॉन क्वांटा हो गया, पावर जोन हो गया जो हम बात कर रहे थे। बेसिकली एमरॉन और पावर जोन ही आपके व्हीकल्स पे वन ऑफ द बेस्ट इनके सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद एमरॉन सोलार हो गया, इसके बाद एमरॉन बोल्ट हो गया, एमरॉन रोट हो गया, और इसके अलावा अगर इनका प्रोडक्ट सेगमेंट भी देखते हो तो डाइवर्सिफाइड है, जैसे लोगों की डिमांड है वैसे प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पास। जैसे कि सबसे पहले इनके पास प्रोडक्ट की अगर बात करें, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं ये चीज़ें तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि इनका एक प्रोडक्ट आता है पावर स्टैक के नाम से, ठीक है। इसके अलावा एमरॉन स्लिक के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, एमरॉन वोल्ट आता है, फिर इसके बाद जेन प्रो आती है। जेन प्रो की आजकल खुद छोटे छोटे सिटीज़ में इनकी सब्सिडरीज ले रहे हैं लोग। अब सोचो सब्सिडरीज ले रहे हैं क्योंकि ये बैटरीज की डिमांड आ रही है। अब छोटे छोटे सिटीज़ में जब सोच लो कि बैटरीज की डिमांड आनी चालू हो गई है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, तो आप ये समझ सकते हो कि बैटरीज की मार्केट ग्रो कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आता है एमरॉन क्वांट, और एक आती है इनकी एमरॉन क्वांट HWS के नाम से बैटरी, और भी बहुत सारी हैं, जैसे एमरॉन बोल्ट की जिसकी बात कर रहे थे, ये ज़्यादातर बैटरीज आपकी व्हीकल्स के लिए ही है। एमरॉन सोलार हो गई, ठीक है, इसके बाद एमरॉन सोलार ही हो गया। इसके अलावा आपकी ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप एक चीज़ देखो कि इनकी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट आर वन ऑफ द बेस्ट, और सारे सेगमेंट्स में जैसी रिक्वायरमेंट है इनके पास प्रोडक्ट है। और भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम पे आ रहे हैं, इनोवेशन पे हैं, और ये कई कंपनीज के साथ जुड़ करके R&D भी कर रहे हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं बैटरीज की, कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दैट्स गुड, वो भी चीज़ें इनके आने वाले टाइम में काफ़ी इंपैक्ट डालेंगी। जैसे आई थिंक सो अगर हम यहाँ पास से नीचे जाएँ तो यहाँ पास से अपने को एक चीज़ दिख जाएगा एक्सपेंशन में, ठीक है, एक्विजिशन और एक्सपेंशन में आप जा करके देख सकते हो कि यहीं पास उस कंपनी की डिटेलिंग थी। आई थिंक सो नाम स्किप हो रहा है दिमाग से, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, इसकी अलग से भी रिसर्च में उसको पढ़ रहा था, तो ये रही। तो ये Log9 के साथ इनका एक टाई अप हुआ है। Log9 अभी क्या है, ज़्यादा बड़ा स्टार्टअप नहीं है, बट ये फास्ट चार्जिंग को अचीव कर रहे हैं। ऐसी बैटरीज बना रहे हैं जो ज़्यादा लाइफ एक्सपेंडेंसीज इनकी हो और कम चार्ज में भी ज़्यादा पोटेंशियल दे पाएँ। इन्होंने अभी करेंटली कुछ बैटरीज बनाई हैं जिनकी कैपेसिटी 70 किलोमीटर चलने की है सिंगल चार्ज में। तो ये कम नहीं है, 70 किलोमीटर अगर कोई बैटरी दे पा रही है, दैट्स गुड यार। आप यहाँ पास से जा करके इस चीज़ों को भी देख सकते हो। तो बैटरी प्रॉमिस कर रही है 70 किलोमीटर 2 व्हीलर्स में और 60 किलोमीटर 3 व्हीलर्स में। तो क्या बैटरीज की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है? तो ये ऐसी ही दूसरी कंपनीज के साथ जुड़ करके, ठीक है, बाय खुद की एक सब्सिडरीज में बना के काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी चलती रहती है और यही चीज़ें इनको अलग बना रही है इस कंपनी को। काफ़ी एग्रेसिव, मैं बोलूँगा, मैं जब पढ़ रहा था ना तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि इस कंपनी का एक पोटेंशियल ये है कि ये बहुत एग्रेसिव नेचर में आगे चल के काम कर रही है। तो ये एक प्रॉफिटेबल चीज़ भी है कि जब अब एग्रेसिव नेचर को और मैनेजमेंट उसका सही रखते हो, जब अभी इनका बेस्ट है मैनेजमेंट में देखोगे। बट अगर एग्रेसिव नेचर के साथ और मैनेजमेंट आपका ख़राब हो जाता है ना, तो आपकी कंपनी जानते हो कैसे हो जाती है? आप ऐसे बैंक्स को देख सकते हो जो यस बैंक बन गए, ठीक है, ऐसी कंपनीज को देख सकते हो जो VI और वोडाफोन बन गई, ठीक है। तो ऐसी कंपनी की आपकी हालत हो सकती है अगर आपका मैनेजमेंट बर्बाद हो जाए। जैसे बिग बाजार का एक बहुत, मेरे भी पैसे उसमें से थोड़े डूबे थे, ठीक है, आखिरी में लगा कि मेरे को हो सकती है इनकी ग्रोथ हो जाए। न्यूज़ के चक्कर में शुरू में उस समय मार्केट में नया था तो मेरे भी पैसे डूबे थे। तो वहाँ से मेरे को मैनेजमेंट का सीख मिला कि मैनेजमेंट एनालिसिस करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके एक्सपेंशंस काफ़ी मतलब एग्रेसिव तो है बट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ बात से ठीक मेरे को लग जा रहा है। अच्छा, हम सेगमेंट की बात कर रहे थे। इंडस्ट्रियल बैटरी जो हो गई, इंडस्ट्रियल बैटरीज में जैसे इनका UPS में 35% आई थिंक सो इंडिया में पूरा मार्केट है। वहाँ पास से लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं UPS के। एमरॉन क्वांट हो गया, एमरॉन वोल्ट, एमरॉन सिल्क और एमरॉन सोलार के नाम से ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मैंने आपको दिखा दिया।
बाकी अभी ये न्यू एनर्जी और मोबिलिटी में भी ज्वाइन हो रहे हैं, जिनका 4% कंट्रीब्यूशन है। ये क्या है, लिथियम आयन सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजरली इनका पूरा मार्केट शेयर लेड बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट है। बट आपको मालूम है इंडिया में भी लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं और दुनिया के ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि सबसे बड़े रिजर्व्स हैं। तो अगर ये सच में उतनी कैपेसिटी के साथ लिथियम एक्सट्रैक्ट होता है इंडिया से, तो आने वाले टाइम में वाइट गोल्ड इंडिया के पास आ गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑयल रिच कंट्रीज जैसे कि यूएई हो गई, ठीक है, इसके बाद रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, जिनके पास तेल के काफ़ी अच्छे भंडार हैं, तो उनको ब्लैक गोल्ड मिल चुका है। अब हमारे इंडिया के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो सच में, उतनी तो एस्टिमेशन हो चुकी है कि सबसे बड़ा रिजर्व है, बट अगर वो सच में पोटेंशियली उतना बड़ा ही निकलता है या उससे और बड़ा निकलता है, देन हम वाइट गोल्ड के मालिक बन चुके हैं। और वाइट गोल्ड के मालिक यानी हम फिर से दुनिया की सोने की चिड़िया बनने के लिए तैयार हैं। अब समझ लो चीज़ें सुधरनी हैं और हमने जितना गुलामी में सहा है, अब दुनिया को दिखाने की बारी है। तो मज़ा आने वाला है आने वाले समय में, और भारत के साथ जुड़ने में अलग ही, मतलब नेक्स्ट लेवल में इंडिया की ग्रोथ हो रही है और महादेव की कृपा भी है। चलो, तो ये चीज़ें समझ आई। लिथियम आयंस में भी ये घुस रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आजकल ईवी बैटरीज भी काफ़ी कंपनीज मांग रही कि हमें लिथियम आयन दो, लिथियम आयन की बैटरी चाहिए। तो जैसे टाटा ने बोला कि हमें लिथियम आयन की बैटरी चाहिए, तो उस सेगमेंट में भी इनका जुड़ना जरूरी है। ईवी चार्जर्स बना रहे हैं, कुछ सोलर स्टोरेज सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपका जो Log9 के साथ मैं बोला था उसके साथ ही वेंचर में हो रही है चीज़ें, और भी ये इंडिविजुअली भी कर रहे हैं। तो देखना है क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ है, क्योंकि देखो इस पूरे सेगमेंट की अगर ग्रोथ की बात करें तो 3.5x से ग्रो करने वाले हैं। अगर 3.5x से ग्रो करने वाले हैं और इसमें से अगर ये 20% का मार्केट शेयर, जो कि रफली अभी लिथियम आयन में बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई चीज़ें, मैं बोलता हूँ अगर 25% का भी नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, मैं बोलता हूँ अगर भाई 10% का भी मार्केट ये ईवी में और वो लिथियम आयन में पकड़ लेते हैं ना भाई, तो आप इनकी जो सेल्स अभी 2000-2500 के पर क्वार्टर जा रही है ना, दैट विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी 5 से 5,500 करोड़ की, क्योंकि लिथियम आयन की इतनी ज़्यादा डिमांड है उस बैटरी की। तो एक मैसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने 250 करोड़ की सेल्स की थी FY23 में, जो कि बहुत अच्छी सेल्स है, आने वाले टाइम पे इंप्रूव भी हो सकती है। ठीक है, 3x जाने की कोशिश है 2024 तक। अच्छा, इनकी डोमेस्टिक ऑपरेशंस की बात करें तो डोमेस्टिक 88% है और एक्सपोर्ट में 12% है। बाकी और चीज़ें अगर बात करें तो इनके कस्टमर्स में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि कस्टमर कौन कौन कस्टमर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से आपको चीज़ें समझ आएगी कि इनकी ब्रांड वैल्यू कैसी है। देखो इनके जो व्हीकल बैटरी है उसकी ओवरऑल गुड और वेल इस्टेब्लिश रिलेशनशिप है अशोका लैंडलाइन के साथ। ठीक है, वन ऑफ दी सबसे बड़े ट्रक के मैन्युफैक्चरर इंडिया के, टाटा के बाद। इसके बाद फोर्ड इंडिया, होंडा हो गई, होंडाई हो गई, महिंद्रा हो गई, महिंद्रा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स खुद हो गया। तो कितनी सारी कंपनीज इनकी कस्टमर बेस में है। उसके अलावा ये दुनिया को भी, अलग कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं इंडियन ओशियन रेंज में। ठीक है, FY22 में इनके 5 कस्टमर्स ने कंट्रीब्यूट किया था 12% टोटल रेवेन्यू का। अब ये चीज़ें ना मैनेजमेंट में मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ें रफली थोड़ी ख़राब लगी भाई, कि 5 सबसे बड़े जो इनके कस्टमर्स हैं वो सिर्फ रेवेन्यू के 12% को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी यार, और ये चीज़ें आपको भी खटकने की कोशिश है, मैं खटकाना भी चाहता हूँ जानबूझ के, कि अगर ये टोटल रेवेन्यू के ये जो टॉप सप्लायर्स हैं, इसके 2 पॉइंट्स हैं, 2 तरीके से इस चीज़ों को देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट भी है दोनों पहलू को देखना, कि देखो इनकी जो डिपेंडेंसी है इनके बड़े कस्टमर्स पे उतनी ज़्यादा नहीं है। ये गुड पॉइंट है। क्यों गुड पॉइंट है? क्योंकि अगर बाद में हम चाहते हैं कि भैया बोलते भी हैं कि जैसे अशोका लैंडलाइन होगी या फोर्ड इंडिया हो गई या टाटा मोटर्स, ऐसी बड़ी कंपनीज ने इनके साथ डीलिंग कैंसिल कर दी, उनको कोई अच्छी सस्ती में दाम पे मिल गई, भाई ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मान लेते हैं मिल गई तो कैंसिल कर दिए, तो इनकी ओवरऑल सेल में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, न्यूज़ बहुत बड़ी बनेगी, न्यूज़ बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, ऐसा लोग बना देते हैं और उस न्यूज़ को ऐसा फैलाया भी जाता है प्रमोटर्स द्वारा। ठीक है, वो जो ट्रेडिंग करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। बट आपको समझना है कि अगर कोई छोड़ के जाता भी है इनको तो उतना बड़ा चीज़ें बैड नहीं होती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि एक सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि अगर इनके 5 कस्टमर्स जो हैं वो 12% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब रफली ये ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सामने वाला बंदा इनसे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है,
कारें तो बहुत बन रही हैं, पर एक रफ रफ देखें तो कहीं ना कहीं मेरे को इशू लग रहा है कि यहाँ पर से भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। बट दोनों पहलू हैं, एक अच्छा वाला भी है, दूसरा बुरा वाला भी है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो पर्सनली पहले के साथ जाना चाहूँगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है तो सेल्फ डिपेंडेंट है। आने वाले समय में अगर कुछ होता भी है तो मेरे को तो कोई रफ रफ दिक्कत नहीं लग रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था फंडामेंटल एनालिसिस जो ये वाले पार्ट को देख रहा होगा ना, उसको खुद ये बातें समझ आ रही होंगी कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और ये चीज़ें जब सोचने के बाद हम स्टॉक को ले रहे हैं, आगे ये ऐसी न्यूज़ आती भी हैं तो क्या हमें कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि हमें मालूम है उसके पीछे की सच्चाई कि 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है भाई। जब 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनकी सेल्स में कोई कमी नहीं आने वाली, पर उसी समय सारी मार्केट बेच रही होगी और आप समझ के बैठ के लेके बैठे होगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है शॉर्ट टर्म में, ना ही लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ें समझ आई, इसलिए मैं बोल रहा था फंडामेंटल एनालिसिस इसका देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक थ्रू समझ आए। गर्मी ज़्यादा हो गई है, यहाँ बार बार पानी पीना पड़ रहा है, थोड़ा गला भी ख़राब है मेरा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब चलो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड 2 लोकेशंस पे आंध्र प्रदेश पे। मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि इनका कहाँ वो प्लांट है भाई और इसकी क्या इंपॉर्टेंस वैल्यू है। तो देखो वो जो दोनों प्लांट हैं वो दोनों के दोनों ही कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। तो एक काम करते हैं, आंध्र प्रदेश की ये लोकेशन है और आंध्र प्रदेश में भी वो दोनों पॉइंट सेम है, मतलब ज़्यादा दूरी उन पे नहीं है। तो एक तो उनका त्रिपुटी में है, इस चीज़ को मैं साइड कर देता हूँ तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा था। तो एक तो उनका कहाँ है? त्रिपुटी में है, ठीक है, एक प्लांट, और दूसरा में कहाँ है? चित्तौड़ में है। तो अब एक चीज़ समझो कि आंध्र प्रदेश में इसमें एक अच्छा खासा कनेक्शन रोड लाइन से है, दोनों तरीके से आप देख ही सकते हो, कनेक्शन अच्छी खासी है, उससे मेरे कोई लेने देने नहीं है। बट एक पास पास है, हाँ पास पास है, तो इनमें एक अच्छा कनेक्शन बैठ पाता होगा। और यहीं से पूरा का पूरा, यानी ये 2 पोजीशन से, ये एक तो ये हो गई पोजीशन, दूसरी ये पोजीशन, इसी से ओवरऑल पूरे के पूरे इंडिया में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दैट इज गुड। बट यार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक चीज़ तो आंध्र प्रदेश में यहाँ होने के कारण इनको एक वेल एंड गुड फायदा होता होगा। कैसा फायदा मैं बोल रहा हूँ? एक फायदा तो ये होता होगा कि इन्हें एक्सपोर्ट करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में है और ये सी रूट से डायरेक्टली अटैच है। सी काफ़ी कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश के पास, तो यहाँ पर से ये वे ऑफ बंगाल के थ्रू अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लंबा पड़ जाता होगा ओवरऑल इंडिया में करना मेरे हिसाब से। अगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ लगा रहे हैं, बट एक आध मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ अभी लिथियम के एक्सट्रैक्ट मिले हैं, यानी जम्मू कश्मीर इधर साइड, ठीक है, अब नॉर्थन पार्ट में, तो एक कहीं ये यूपी में लगा दें या हरियाणा में लगा दें या मध्य प्रदेश में ही कहीं लगा दें, तो इनका काफ़ी ट्रांसपोर्ट का चार्ज बच सकता है। बट एग्रेसिव नेचर के जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई और स्टेट में लगाएं, तो आने वाले फ्यूचर में देखा जाएगा। बट एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए था। बट ये यूनिट्स बनाए हुए हैं, उसकी मतलब एक जगह बनाते हैं और दूसरी जगह ले जा करके स्टोर करके सेल करते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट रफ एंड गुड रहता कि आप कहीं नॉर्थन पार्ट में भी अपना एक्सट्रैक्ट करते, तो हाँ ठीक रहता। तो ये भी आपको चीज़ें समझना है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, लेड की ये काफ़ी एडवांस बैटरी भी बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो लेड की काफ़ी मतलब एडवांस बैटरी बनाते हैं, जैसे EGM बैटरी होती है, ठीक है, ये ग्लास मोड बैटरी होती है, एक तरीके से एडवांस लेड बैटरी है जो कि मैसिव यूज़ की जाती है लेड बैटरीज बनाने के लिए, और काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी एडवांस बैटरी बोलने से मतलब काफ़ी अच्छा पावर कंजप्शन, पावर स्टोरेज रहता है इस बैटरी में, ठीक है। तो एडवांस बैटरी भी इनके पास अच्छी खासी है। बाकी आपको तो मैंने ये चीज़ समझाई दी कि कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैसी है, कहाँ और हो सकती थी कि दैट्स वेल एंड गुड होता, बट मैनेजमेंट शायद कुछ कारण होगा, समझ रहा होगा, इसी कारण से नहीं कर रहा होगा। तो वो चीज़ें मेंटेलिटी थोड़ा और समझना पड़ेगा अपने को भी आने वाले टाइम पर, तो थोड़ा और इसका एक आध अपडेटेड वीडियोस लाने की भी आवश्यकता है मेरे लिए। एनुअल कैपेसिटी बोले तो 4 वॉट की इनकी एनुअल कैपेसिटी 19 मिलियन की है, और 2 वॉट की जो बैटरीज हैं उनकी 30 मिलियन की क्या है एनुअल कैपेसिटी है, मतलब इतनी बैटरीज बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका जो एक प्लांट था ना ट्यूबलर मैन्युफैक्चरिंग का, वो जून 13, 2023 में लॉस्ट हो गया था। किस कारण से खराब हो गया था, तो आप इस डाटा को अगर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। काफ़ी मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी, तो आग लग गई थी बेसिकली उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और जिसके कारण ओवरऑल बहुत लंबा इनका लॉस हो गया था। बट एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस चीज़ को वापस रिकवर कर लिया गया है, और हम इस यूनिट को फिर से बना लिया गया है, और इस यूनिट
कलेक्टिवली 700 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करने के लिए भी तैयार है और कर भी रहा है। ये चीज़ें हम जब अपनी फाइनेंशियल देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। कहाँ थे अपन शायद नीचे थे, ऊपर चल दिए होता है। हाँ, ओके। तो 1.8 मिलियन ट्यूबलर बैटरी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड की कैपेसिटी थी, जो कि फिर से रिस्टोर कर दी गई है। मैं बोलूँगा इससे ज़्यादा वेल एंड गुड कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो रीबिल्ड बहुत जल्दी कर लिए भाई, क्योंकि इनका लॉस हुआ जनवरी में और जून के क्वार्टर तक में सारी चीज़ें वेल एंड फाइनल हो गई भाई। उससे ज़्यादा क्या ही चाहोगे भाई। मैनेजमेंट कितना एग्रेसिव है आप उससे ज़्यादा समझ ही क्या सकते हो। मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज कर रहा है चीज़ों को, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पास से चीज़ें समझ ही नहीं आ सकती। तो ये समझें, ये चीज़ समझना है अपने को। तो ऐसे जब चीज़ों को कंपनी को सब स्टॉक लेने से पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इस प्रकार से। मैं तो काफ़ी पहले ये चीज़ ले चुका था। मेरे पास अमर राजा बैटरी की काफ़ी अगला वीडियो सोच रहा था बनाने के लिए, कि अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो दिखाता आपको कि क्या है कैसा है। तो अमर राजा बैटरी मेरी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, मतलब मेरे खुद की जितनी कैपेसिटी है उसकी मैंने रफ एंड वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में से इसी में इन्वेस्ट किया है। और आपको दिखता भी है यार, ऐसे टाइम पे जब मतलब एनुअल क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया तो उसी समय पे ये लग गई थी चीज़ें, क्योंकि ऐसा कंपनी काम कर रही थी। वहीं पास से चीज़ें समझ आ जाती हैं और उससे पहले ही अपन एंटर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको भी करना है। फुल्ली इंश्योर है मैनेजमेंट का प्लान है कि आने वाले टाइम पे ये और भी ज़्यादा इस तरीके से साइट्स की वेल फिलिंग करते रहेंगे और मार्केट की जो इनकी डिमांड आ गई थी एकदम ज़्यादा, पर इनके पास तो था ही नहीं प्रोडक्ट, तो उसको भी फुलफिल कर सकेंगे। अब देखो ओवरऑल अगर इनका मार्केट शेयर देखोगे तो 4 वॉट में आफ्टर मार्केट 35% है। 4 वॉट में इनकी जो मार्केट है ऑपरेटिंग मार्केट बोलते हैं, EWM ऑपरेटिंग मार्केट है 35% है। तो इसके बाद टेलीकॉम में 60% का मार्केट है। BSNL जैसे इनके जो कस्टमर बेस है, अपन आई थिंक सो यहाँ पास से चीज़ें आपकी नहीं लिखी गई है। टेलीकॉम वाले में इनका BSNL है, इसके बाद नोकिया है, और आई थिंक सो और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इनके अंदर है काम कर रही हैं, मतलब इनकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ी हैं। तो अगर ये टेलीकॉम में और बड़े प्रोवाइडर के साथ जुड़ पाते हैं, आई थिंक सो अगर ये VI वोडाफोन आइडिया के साथ भी अगर कहीं ना कहीं इनका टाइप हो पाता है, ठीक है, ये काफ़ी कोशिश करते रहता है मैनेजमेंट इधर उधर बात, पर अगर ऐसा हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ, तो भी इनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। टेलीकॉम में 60% रखना मोर देन इनफ है यार। ठीक है, UPS सेक्टर में मैं बोल ही रहा था 35% अच्छा ही है। तो ओवरऑल अगर कहीं देखोगे तो इंडिया में 28 to 30% मार्केट शेयर इनका है, अच्छी खासी। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक की अगर अब यहाँ पर से 3 मिनट में बोलूँगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है अपने को, क्योंकि ये चीज़ें आपको फ्यूचर को समझाएंगी इस वीडियो पे। ठीक है, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं और लोग भी बोलते हैं इतने बड़े वीडियो क्यों बना दो, क्योंकि पता ही नहीं यार, मैं वीडियो जब बनाने लगता हूँ ना तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें समझा देता हूँ। आपको स्टडी करने के लिए एक ओवरव्यू बस रहेगी, हाँ ऐसा 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 ऐसा, आप खुद का ऐसे स्टडी कर सको रफ एंड। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कोई चीज़ छोड़ देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि सामने वाला बंदा अगर ये चीज़ें पढ़ेगा और वो बोलेगा कि बुल एंड बियर मार्केट वाले भैया साहब तो बता ही नहीं है क्या था, क्योंकि देखो तो वहाँ पर से आपको लगेगा कि इस चीज़ पे इन्होंने ध्यान देना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मुझे ही पर्सनली लगता है इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करता हूँ। वीडियो जितना भाड़ का लंबा हो जाए उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे बंदे जो देखते हैं कि जिनको पूरा मार्केट समझना है, पूरे स्टॉक को समझना है एक बार, क्योंकि देखो आप रोजी रोटी और अपने खून पसीने के पैसे को लगा रहे हो, तो भैया पैसे को जब लगा रहे हैं अपन मार्केट में, तो एक अच्छी स्टडी के साथ जाएं, तो बाद में कहीं करेक्शन आता है मार्केट में या मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो उस समय हमें लॉस में ना बेचना पड़े। तो मेरा यही मेंटेलिटी है चीज़ें की समझाने की, कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए इस प्रकार से कि आप जब भी उस स्टॉक को लेकर के खरीद रहे हो, तो आप इस एसेट, जब अपन लैंड खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो टीवी वगैरह भी अगर खरीदते हैं या एक मोबाइल भी खरीदते हैं, तो उससे पहले उसकी रिसर्च करते हैं। मैं खुद यार खुद ही मोबाइल खरीद रहा था मोटोरोला की, तो मैं उसको 4-5 रिव्यू देखा भाई। एक बंदे से लगा कि इसकी देखता हूँ, फिर इसके बाद लगा कि मैं वापस खरीद रहा हूँ तो एक और बंदे से देख लेता हूँ, फिर वापस एक बंदे से देखा, मतलब 3 से 4 लोगों की मैंने रिव्यू देखे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास माल खराब ना है। अब जब मैं इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए 15 से 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के लिए मोबाइल के लिए इतनी रिसर्च करता हूँ, और आप खुद इतनी रिसर्च करते हो, तो इसमें तो एक अच्छा अमाउंट लगा रहे हो, ये आपको आने वाले टाइम पर रिटर्न देने वाला है। तो यार इसमें क्यों इतनी रिसर्च नहीं की जाती है लोगों के द्वारा? और यही एक ऐसी मेंटेलिटी है जो लोगों को समझनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले।
उन्हें लगता है फट्टे से पैसे लगाए फट्टे से पैसे बन जाएंगे। देखो ऐसा नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करके बैठोगे, आप जब मार्केट, क्योंकि हम आज कोई चीज़ खरीद रहे हैं कल वैसी रहेगी ऐसी ज़रूरी नहीं है, तो हो सकता है गिर भी जाए, तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहेगी कि भाई इस कारण से मैंने इस स्टॉक को लिया था तो मैं लेके बैठूंगा। पर अगर मार्केट जो मैंने कन्वेक्शन लेके चला था कि ये पॉइंट्स है, चेकलिस्ट है, हाँ ये सारी, उसमें से अगर 4-5 चेकलिस्ट खराब हो जा रही है और मुझे मालूम है कि इसके बिना मार्केट तो इस कंपनी का खराब होना ही है, ठीक है, तो मैं उस कंपनी से फिर निकल जाऊंगा। जैसे इन कंपनी की अगर बोलें तो अगर इनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो वहाँ पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लगती है कि लेड में अगर इनकी मार्केट कैप कहीं कम होती है और ये अच्छी तरीके से मैनेजमेंट उसकी नहीं कर पाते, एक आध दो क्वार्टर में उसके रिकवर नहीं कर पाते उतने ही पूरे शेयर को, देन मुझे सोचने की जरूरत है कि भैया अब इस स्टॉक से निकलना है। तो ये चीज़ें आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देगी कि हमें कैसे काम करना है। तो आप जब एक छोटा सा हेडफोन भी ले रहे हो तो रिसर्च कर रहे हो, तो उससे पहले 4-5 लोगों से पूछ रहे हो, देख रहे हो खुद यूट्यूब पे, उसके नीचे प्रोडक्ट पे जाकर के रिव्यूज़ पढ़ रहे हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, तो इधर भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और यही चीज़ें आपको अलग बनाएंगी और इंडिया की यही मेंटेलिटी है बहुत, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़नी चाहिए। मैं पर्सनली खुद काफ़ी सारी किताबें बैठे बैठे पढ़ते रहता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ किताबें हैं जो अपन अभी करंटली मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो अभी तो ये वीडियो के बीच में दिखाने का सही समय नहीं है, बट मुझे लगा कि इसमें से आपको 2-3 किताबें अपने पास तो खुद रखना ही चाहिए। एक मैं वीडियो सोच रहा था बनाने का इसी चैनल पे कि आपको कौन सी किताबें मस्ट एक बार रीड करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और फुलफिल करने में। तो ये कुछ बुकें हैं, जैसे कि अपन रिच डैड पुअर डैड हो गया, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैंने अभी चालू किया है इस चीज़ को पढ़ना, और ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसकी जब मेंटेलिटी आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि क्या चीज़ें काम कर रही हैं। खुद को शांत करने के लिए आप अलग चीज़ें भी पढ़ सकते हो, बट ज़्यादातर मेरे पास जो किताबें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही है। वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। हाँ, आप APJ अब्दुल कलाम की एक बुक ले सकते हो, आपका भविष्य आपके हाथ है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये ईट दैट फ्रॉग, ये वाली किताब अब जरूर पढ़ना। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो नहीं है, बट आपकी एक अलग जो मेंटेलिटी एक भूसा वाली हो गई है किसी व्यक्ति की, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोगों की हो जाती है तो उसको काफ़ी दूर करेगा। बाकी बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, आपको पीछे वो जो काउंटर दिख नहीं रहा है, मेरे सामने ही पीछे ही है, ठीक है, रैक, तो वहाँ सारी किताबें ही रखी है। चलो कभी आपको मैं अपना बुक का दिखाऊंगा कौन कौन सी है, बाद में कभी बात करेंगे। अच्छा, मैं 3 मिनट बोला था उसकी बात करने में, मैं क्या बात करने लगा, ठीक है, हो जाता है। ये चीज़ें भी अलग मेंटेलिटी देती है। पानी मैं काफ़ी पीता हूँ। अब देखो, स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव बोलते हैं इनके पास, क्या क्या स्ट्रेटेजिक, मतलब जो बोलते हैं ना एक स्ट्रेंथ एक किसी कंपनी की होती है फ्यूचर को लेकर के, वो क्या है इस कंपनी के। तो एक चीज़ यहाँ पास से अगर इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपर वेल एंड फाइनल कर लिए, हाँ सही है, तो अगर एक चीज़ देखें तो ये एक न्यू बिजनेस में इंटर कर रहे हैं, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी में। अब ईवी बैटरीज में, ईवी बैटरीज में कौन से, लिथियम आयन बैटरीज के थ्रू, और इसी के लिए इनका एक एग्रीमेंट भी हुआ है इनोबोट के साथ, जो एक ऑटो एस नॉर्वे की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिनके साथ इनका ओवरऑल वेंचर हुआ है, मतलब इन एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंडर ये करीब 10 यूरो मिलियंस, यानी यूरो मिलियन मतलब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, और यूरो की भी वैल्यू 90 रुपये चल रही है, तो 1 करोड़ यानी उससे साथ मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा 10 मिलियन है, सॉरी 10 मिलियन, तो ये सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर हो गई चीज़ें तो करीब ये वैल्यू 10 इंटू 9 90 करोड़ के पास की ये एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंडिया में ईवी मार्केट को अच्छी खासी कैटर करने के लिए, और जो न्यू एनर्जी सेक्टर्स आ रहे हैं उनमें एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन देने के लिए। और ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट हो भी चुकी हैं 5 मई 2022 में, और इसका काम आपको दिखना भी चालू हो गई, क्योंकि ये आप इनकी जब अपन P&L देखेंगे वहाँ पास से भी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। उसके नीचे जब अपन इनकी बैलेंस शीट पे देखेंगे तो वहाँ पास पुराने बैलेंस शीट में आई थिंक सो, अब तो शायद ही दिखेगा, बट पुराने बैलेंस शीट में जब आप देखोगे तो काफ़ी मैसिव जो इन्वेस्टमेंट हुई थी कैपेक्स में, वो CWIP में, वो यहीं पास थी। तो एक 90 करोड़ की ये वाली है। बाकी अगर अगस्त 2022 से अगस्त 2021 में 37 करोड़ का CWIP की है, फिर उसके बाद 77 करोड़ का CWIP है 2022 में, यानी यही दोनों मिलाओगे तो एक लगभग आपकी 7-3-10 और यानी 110 करोड़ की ये log9 के साथ, जो मैंने आपको एक कंपनी दिखाई थी log9,
आपको एक बार और फिर से दिखा देते हैं उसमें क्या है, कौन सा नेट लग रहा है। Log9 के साथ, इनके साथ मिलकर के ओवरऑल ये बैटरीज परफॉर्मेंस, ऐसे चार्जर्स या ईवी चार्जर बोल सकते हैं जो इनका अच्छा खासा पोटेंशियल है कि फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकें, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक मैसिव इन्वेस्टमेंट इनके साथ भी किया जा रहा है ताकि एक अच्छी R&D भी हो सके। तो आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो यहाँ पास से ठीक है ठाक काम हो रहा है। आने वाले समय पे अगर ये और एग्रेसिव Log9 इसमें काम कर पाती है, और जो कि करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी Log9 की स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन अगर मैं जहाँ तक पढ़ रहा था इन चीज़ें उनकी वेबसाइट वगैरह पे जाकर के, तो वो बैटरीज पे ज़्यादा काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो बैटरी से रिलेटेड हाईटेक टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे कंडक्टर्स बना रहे हैं जाकि वो ज़्यादा पावर स्टोर कर सके और ज़्यादा पोटेंशियल दे सके। ठीक है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बैटरी का किस प्रकार से किया जा सकता है वो इस पर काम कर रहे हैं। तो ये बेंगलुरु बेस्ड एडवांस बैटरी बनाने वाली कंपनी है, अच्छा खासा ही इनका भी पोजीशनिंग इंडिया में है। ठीक है, आने वाले टाइम पे काफ़ी ये 3 व्हीलर्स को काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट्स हैं, और 2 व्हीलर्स में भी इनकी काफ़ी Log9 की पकड़ है। तो अगर दोनों ही तरीके से 2 व्हीलर्स में भी जैसे Log9 की हम जैसे बात कर रहे थे 70 किलोमीटर की, तो मेरे को याद आ गया कि ओला की अगर बात करें तो ओला काफ़ी स्कूटर सेगमेंट में इंडिया में काफ़ी अच्छा उसकी गेन है। तो जैसे ओला की कौन कौन सी स्कूटर आती है, S1 के नाम से आती है। S1 के 2 वेरिएंट आते हैं, एक S1 और एक आता है S1 का एडवांस वेरिएंट। तो S1 जो आता है ओला की, वो उसकी साइज आई थिंक सो 2 किलोवाट की उसमें बैटरी लगी है। तो 1 किलोवाट 45 किलोमीटर का एवरेज रेंज देता है, तो 91 का एवरेज देता होगा। तो 91 का एवरेज आपको उनकी S1 में मिल जाएगी। S1 के दूसरा एडवांस वेरिएंट में आपको 3 किलोवाट की बैटरी लगी है KWH की, तो उसमें उनको कितना 3 किलोवाट, तो वही आपको देख सकते हो 145 तक की रेंज मिल जाती है। और S1 Pro जो उनका सबसे एडवांस है ओला स्कूटर, उसमें आई थिंक सो पूरा का पूरा 182-185 किलोमीटर की अच्छी खासी रेंज। मतलब उनकी अगर मैं बात करूँ तो ओला की स्कूटर्स की अलग ही डिमांड हो चुकी है, उनकी टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल में बन चुकी है। और अभी भी आप देखोगे तो ओला एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट उन्होंने देखो R&D में काफ़ी पैसे खर्च कर रखे हैं, और ये चीज़ें दिखती भी हैं क्योंकि आप देख भी रहे हो कि ओला अभी कुछ एडवांस बाइक्स भी बना रहा है। तो हो सकता है ओला की काफ़ी अच्छी आने वाले टाइम पे अच्छी कंडीशन देखने को अपने को मिले, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। बट ओला अगर इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 व्हीलर्स पे, तो मार्केट उनको बड़ा ही दिख रहा है। और इंडिया में 2 व्हीलर्स की मार्केट मैसिव बड़ी है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो अगर ये भी उसमें घुस रहे हैं Log9 के थ्रू, तो एक अच्छी बात ही है। वही मैं बोल रहा था 3.5x से अगर ग्रो करने वाली है मार्केट, तो अगर ये कंपनी सारी कंपनी से ग्रो करेंगी तो अमर राजा बैटरी क्यों नहीं ग्रो करेगा। तो ये हो गई इनके बारे में। इसके बाद लिथियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो 16 गीगावाट का है तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, ये इसकी सेटअपिंग अप कर रहे हैं। ये करीब 2.5 ईयर्स ले लेगा पूरे सेटअप में, बट अगर ये पूरा का पूरा चीज़ें फंक्शनल हो जाता है देन इट विल लेड उनकी पूरी की पूरी कितनी 1000 से 2000 सेल्स में इंक्रीमेंट करेगा पर क्वार्टर। तो यार बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके अलावा ये 9500 का ओवरऑल यानी 9,500 करोड़ रुपए एक डीके यानी 12 साल के अंदर खर्च करने वाले हैं, जो मैसिव होने वाला है भैया। इसकी स्पेंडिंग चालू भी हो गई है, 300 करोड़ FY24 में चालू करेंगे और 500 करोड़ FY25 में चालू करेंगे। अब यहाँ से एक आप इंडिकेशन ले सकते हो कि 2.5 ईयर जो लिखा है, ये इस कंपनी की जो दिस फेस कंपनी विल स्पेंड करना चालू कर रहे हैं कब से, FY24 से। FY24 से चालू कर रहे हैं, यानी FY24 के एंड तक में हमें हो सकता है कि ये जो इनका तेलंगाना में 16 गीगावाट की जो फैक्ट्री सेटअप हो रही है, अगर ये बन जाती है बच्चा, आपको सॉरी बोल दिया, माफ़ करना, अपन क्लासेस भी लेते हैं अलग से तो वहाँ पास से निकल जाता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसके कारण चलो ठीक है अलग से माफ़ करना। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि इनकी हो सकती है FY24 के एंड में अगर ये फैक्ट्री कहीं ना कहीं रफली तैयार भी हो जाती है तो ये गेन करना चालू कर देगी, सेल्स में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर इनके अलावा इनके देखेंगे तो कैपेक्स एंड डेवलपमेंट में 300 से 400 करोड़ ये लेड एसिड बैटरीज में और पैसे फूकने वाले हैं, क्योंकि इनको मैनेजमेंट को मैसिव लगता है एक डेडिकेटेड वे में कि लेड की अभी और बहुत बड़ी मार्केट है, और जाहिर सी बात है बहुत बड़ी मार्केट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ और चीज़ें पढ़ सकते हो। एक्विजिशन में अगर बात करोगे तो ये
हम बोल रहे थे वही मंगला इंडस्ट्रीज़ को के साथ एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अगर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन आई थिंक सो तो पूरी तरीके से इन्हीं की कंपनी है, तो पूरी तरीके से होनी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इनका कॉन कॉल पढ़ रहा था कि वहाँ पास से चीज़ें लिखी थी कि 74 शेयर्स ऑफ मंगला इंडस्ट्रीज जिसके पास है उसको 64 शेयर से आपके अमर राजा बैटरी के मिलने वाले हैं। तो एक अच्छी खासी ठीक है ठाक वैल्यू आई, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्योंकि देखो मंगला इंडस्ट्रीज के थ्रू इनका क्या चीज़ें अच्छा होने वाला है, तो बैटरी की जो पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज़ हो रही है उसमें इनकी काफ़ी है मदद हो जाएगी। और अभी तक ये अपनी सब्सिडरी से ही बाय कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब सारी कंपनीज एक साथ होकर के ये मतलब अमर राजा बैटरी और मंगला इंडस्ट्री एक साथ होकर के जब काम करेगी तो ये और पोटेंशियल से काम कर सकेंगे। अलग अलग सब्सिडरीज हैं तो काम तो कर रही हैं एक साइड इंडिकेटर, पर एक कंपनी होकर के काम करेगी तो एक डायरेक्शन में भाग पाएगी। और ये मैनेजमेंट का सोचना है, ठीक है साथ सोचना है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 100% एक्वायर करेंगे अमर, ठीक है। कंपनी विल एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग इन अमर राजा पावर सिस्टम में भी इनकी एक्विजिशन होने वाली है, जो कि करीब 133 करोड़ की है। और मैं ये चीज़ें भी पढ़ रहा था कि ये जो इनकी राजा पावर सिस्टम लिमिटेड में इनकी जो एक्विजिशन होने वाली है वो कैशलेस ट्रांजेक्शन है, मतलब उसमें कोई कैश देने वाले नहीं है। तो जो इनकी ओवरऑल बैलेंस शीट में विद इन हैंड पैसे होने वाले हैं, तो 133 करोड़ कंपनी तो इनकी हो जाने वाली है, बट उसमें पैसे नहीं खर्च होने वाले हैं। मतलब पैसे तो देने ही हैं वैसे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये 133 करोड़ रफली पूरे बैलेंस शीट से एकदम से गायब नहीं हो जाएंगे। तो एक अच्छा खासा ठीक है ठाक वैल्यू है भाई कि अगर कैशलेस ट्रांजेक्शन हो पा रहा है तो इससे ज़्यादा वेल एंड गुड क्या चीज़ है। और खुद की कंपनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या इनिशिएट करेगी, ईवी चार्जर्स, ईवी एनर्जी मैनेजमेंट डिवाइसेस, वही बैटरीज वगैरह में ही आ जाएगी चीज़ें, ये चीज़ें। अच्छा, एक और इनका इन्वायरमेंटल इशू आ गया था आंध्र प्रदेश के साथ। क्यों आंध्र प्रदेश में जो इनका चित्तौड़ और जो आंध्र प्रदेश वाले इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मेजरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो से तो वहाँ पास अगर दिक्कत आती है तो वेल एंड फाइनल मैं बोल दूंगा, अगर एक बार दिक्कत आई है तो आने वाले समय में भी यहाँ दिक्कत आ सकती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है, बट बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी जिसके कारण गवर्नमेंट ने अपने सारे स्टेक्स भी भेज दिए थे वहाँ पास से। तो ठीक है, अभी अच्छी खासी कंडीशन वापस सुधर गई है। तो मैं तो बोलूँगा भाई अगर यहाँ पास वाले ये चीज़ें वापस होती है तो कंपनी को काफ़ी धक्का लगने वाला है। बट ये चीज़ें वापस आई डोंट थिंक सो रिपीट होने वाली है, क्योंकि एक बार गलती से मैनेजमेंट यहाँ का काफ़ी सीखता है, तो अगर सीख गया है तो फिर तो ये चीज़ें रिपीट होने नहीं वाली हैं। उनको भी समझना है कि अगर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से ये चीज़ें चल देती हैं तो 15,000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बार में रफा चक्कर हो जाएगी। तो कम नहीं चाहेगी भाई, मतलब कोई भी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम काफ़ी अच्छा 1 घंटे का एनालिसिस में हमने सिर्फ मैनेजमेंट एनालिसिस में निकाल दिया, मैनेजमेंट ऑफ पूरा का पूरा निकाल दिया फंडामेंटल में। अब एक बार कंपनी की पूरी हिस्ट्री देखना चालू करते हैं, ताकि आपकी यहाँ की मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ की चीज़ें सारी चीज़ें सही है, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मैं ज़रूर गौर करने की कोशिश कराऊंगा आपकी। तो आप एक चीज़ देख लेना, मार्केट कैप कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले टाइम पे सारी जब कंपनीज़ के मार्केट कैप अच्छे खासे होने वाले हैं, जैसे इनकी पियरिंग कंपनीज़ में देखोगे तो अमर राजा काफ़ी नीचे आ रही है। और ये चीज़ें आप इस चीज़ से एज्यूम लगा सकते हो कि इससे जो ऊपर वाली कंपनीज है उनकी ओवरऑल सेल कम है, ओवरऑल प्रॉफिट कम है, बट पीई के टर्म्स में वो ज़्यादा वैल्यू लेकर के बैठी हैं। आप ये चीज़ देखो, आप यहीं पास सोना ब्लूवेट सोना कॉन्स्टर को देखो, तो सोना कॉन्स्टर की आप रफली ये, वैसे इसमें सोना कॉन्स्टर पूरी तरीके से इस कंपनी मतलब इस सेगमेंट में नहीं है, उनका अलग भी सेगमेंट है, बट एक पियरिंग में मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ों को कैसे देख सकते हो, ठीक है। जैसे सोना कॉन्स्टर में आप चीज़ों को देखोगे, थोड़ी ऊपर कर देते हैं, हाँ, तो आप यहाँ पर से देखना कि इनकी सेल्स कितनी हुई है। सिर्फ पूरा का पूरा मैं सेल्स बता रहा हूँ ना, ये एनुअली, तो ये कितने की 2800 करोड़ की सेल्स हैं। प्रॉफिट रफ एंड गुड 400 करोड़ सी प्रॉफिट। अब आप इसी में अमर राजा बैटरी की देखो, सेल्स 10,000 की सेल्स, प्रॉफिट विद दैट गुड एंड प्रॉफिट जस्ट डबल है। और आप यहाँ पास से देखो तो यार मार्केट कैप वैसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बट मैं रफ एंड गुड आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्केट कैप में भी कितनी बड़ी मार्केट कैप लेकर के बैठ रहा है।
ठीक है, हम ज़्यादा जल्दी से इसको खोल ही देते हैं। तो वहाँ पास से चीज़ें कितने 33,000 करोड़ की मार्केट कैप लेकर के बैठा है। सेल्स उतनी बड़ी नहीं है, ना ही प्रॉफिट उतना बड़ा है। मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों का सेगमेंट अलग है। सोना कॉन्स्टेंट जनरली बॉल एंड बेयरिंग सेगमेंट्स के मार्केट लीडर हैं, ट्रक के और बाकी जो व्हीकल है उनकी मेजर छोटे छोटे कंपोनेंट्स बेचते हैं जो दूसरी कंपनीज नहीं कर पाती हैं, तो वो एक अलग मार्केट हो जाएगा। बट एक ही सेगमेंट से अगर ये आ रही है, कहीं कहीं ना कहीं रिलेशन आ रहा है दोनों कंपनीज का, तो आप एक चीज़ समझो कि इनका मार्केट कैप भी इतना बड़ा हो सकता है। तो अमर राजा बैटरी का अगर मार्केट कैप अभी 10,000 करोड़ का आपको दिख रहा है, तो आने वाले टाइम पे अगर ये 2 से 3 पोजीशन भी अप करता है, तो आप दूसरी कंपनी के मार्केट कैप देखो 26,000 7,000 करोड़ की सेल है और यहाँ 5,000 करोड़ की सेल है। प्रॉफिट 4,000 करोड़ का है इसका, सॉरी 484 यानी 400 500 बोल सकते हैं, और इसका भी 500, इससे ज़्यादा की तो प्रॉफिट अमर राजा बैटरी से कर रहा है। तो अगर 2 पोजीशंस को भी ये शिफ्ट कर पाते हैं, मैं सोना कॉन्स्टेंट के पीछे नहीं पड़ते हैं, 2 पोजीशन को भी शिफ्ट कर पाते हैं, तो क्या इसकी वैल्यूएशन 2600 करोड़ हो सकती है, सॉरी 25,000 करोड़ हो सकती है? हो सकती है। 25,000 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये एग्रेसिव नेचर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कि मार्केट शेयर जिस तरीके से बढ़ रहा है, अलग सेगमेंट में भी घुस रहे हैं जिस तरीके से, तो अगर मैं बोलता हूँ ये कंपनी मार्केट कैप में ही डबल हो जाती है, तो मार्केट कैप में डबल कैसे होगी कोई कंपनी? मार्केट कैप में डबल तब कोई कंपनी होती है जब उसके शेयर प्राइस में डबल नहीं हो। अब ये टेक्निकल में आप उस समय तक याद रखना ये चीज़ें, ठीक है, वहाँ पास आपको ये काम है कि हम जब एनालिसिस करेंगे वो, ठीक है। तो मैं ये वाले पॉइंट को जरूर बोलूँगा, मार्केट कैप में डबल उस समय से आपको ये चीज़ें रिलेट करना है। बाकी अगर यहाँ पास से देखोगे तो पीई के टर्म्स में 13 की पीई पे ट्रेड हो रहा है, और पीई के टर्म्स में भी कंपनी काफ़ी नीचे ट्रेड हो रही है। कितने पे पीई पे ट्रेड हो रही है? दैट्स आई थिंक सो 13 के पीई पे ट्रेड हो रही है, और इनका मीडियन पीई कितना है? 19 का है। तो अगर इनकी मीडियन पीई तक भी ये चीज़ें जाती हैं, तो आपका 30% का गेन तो लगभग कंपनी दे सकती है, ठीक है, 30% के। अब ये कंपनी जाएगी ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, यहाँ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा। बस आपको यहाँ लर्निंग लेना है कि ऐसा हो सकता है। जब हम मार्केट में कोई बातें करते हैं तो हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, ऐसा हो सकता है, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया, समझदार हो आप लोग, समझ रहे हो। तो अगर 5 साल के मीडियन पीई तक भी चीज़ें चल देती हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड। ये तो 3 ईयर के पी से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, जब सेल्स 3 ईयर के पी पे सबसे ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में हम चीज़ें चलते हैं, तो वहाँ पर से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो कि सेल्स के टर्म्स में इसको पीई कब का मिल रहा है, ये चीज़ देखो। सबसे पहले अपन पीई देख लेते हैं, तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ आ जाएगी। 10 ईयर का पीई पे चलते हैं, ठीक है। इसको पीई मिल रहा है कब का? ये कम का टाइम है। एक चीज़ देखो, डेट देखो, 13 अप्रैल 2022, कोविड के समय का पीई मिल रहा है। कोविड का समय हम नहीं लेते हैं, हम थोड़ी इंप्रूवमेंट में चीज़ें चलते हैं। ये पीई इनको मिल रहा है अगस्त 2014 का। अच्छा जी, अब अगस्त 2014 से हम चीज़ें चलते हैं, मतलब आई थिंक सो आप फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024 से देख सकते हो, ठीक है, FY 14 से, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो सेल्स तब से अब तक कितनी हो गई है? करीब 3x हो गई है। 3 दिखाई 9,000 होता है, मैं थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, तो 3.2x बोल सकते हो। तो सेल्स कितनी बढ़ गई? जस्ट 3 गुना हो गई सेल्स। आज पहले सेल्स 3,000 की थी, आज सेल्स 10,000 करोड़ की है। अब देखो एक्सपेंसेस भी मैसिव बढ़े हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम ही है। अभी लेड के प्राइस भी लाइफ टाइम हाइक छू रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में जो पुरानी गिरावट थी उसको समझाने के लिए मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इनकी एक्सपेंस भी बढ़े हैं, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। पर हम एक अगर नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट पहले कितना था 2014 में, ये चीज़ें फिर से डिस्टर्ब हो गई। हाँ, 2014 में अगर थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या आपके लिए, ये सही है। तो मार्च 2014 में देखोगे तो नेट प्रॉफिट वॉज पोस्टिंग एट अराउंड 360 मतलब 350। अभी कितना पोस्ट कर रहे हैं? 750। 360 750 जस्ट डबल हुआ चीज़ें। आपकी सेल्स 3x से बढ़ गई, नेट प्रॉफिट 2x से बढ़ गया। अब जब दोनों तरीके से ही चीज़ें इंप्रूव हो गई, बट पीई आपका कब का मिल रहा है? 2014 का, यानी 10 साल पुराना पीई मिल रहा है। सो आप एक चीज़ देखो कि कंपनी की एक तरीके से मार्केट किस तरीके से ले रहा है इसको, तो आपको यहाँ पास से चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप इनका प्राइस का मैं देख रहा था भाई, मैं चौंक गया था। मैक्स में जाकर के देखोगे तो ये स्टॉक चलना चालू किया है यहाँ पास से। अगर 2010 से बात करते हैं, जब से ईवी में बात होनी चालू हो गई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तब से ये 76 रुपये का शेयर, कितनी रुपये का शेयर गया? 1,000 के शेयर तक गया, यानी 70
का कितना 70 का 70 7,000 नहीं गया, ठीक है 700 गुना हो जाता है, 7,000 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कितना 10x का रिटर्न हुआ है यहाँ, 10x से ज़्यादा ही है। तो ये चीज़ें समझ आई। तो पी के टर्म्स पे भी ये कंपनी काफ़ी आपको से मतलब सस्ते पे ही मिल रही है। और भी इसकी चीज़ें बात करती हैं, आप चीज़ें देख लेना। बुक वैल्यू पे करीब 2x के पे ट्रेड हो रहा है। मैं बोलूँगा यार उतना ज़्यादा नहीं है। हम आएंगे लिए ROE देखते हैं। ROE आप देखोगे तो 14 की ROE है। ROCE जनरली हम ऐसी कंपनीज का देखते हैं, तो ROCE 20 का चल रहा है। और ये अगर यहाँ पर से प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हो और ये अपन देखते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस शीट में कैश फ्लो नहीं, हाँ, अपन रेशियोज पे जाते हैं तो वहाँ पर से भी देखने को मिल जाएगी कि इनकी ROE जो अभी गिर गई थी, सॉरी ROCE गिर गई थी, वो अभी फिर से रिकवर कर गई है, 16 हो गई, 16 से 20 हो गई। यानी इनका लॉन्ग टर्म जो ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा लगा है उस पर कितना पैसा कमाया, वो फिर से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। ऐसा नहीं है 20-25% कोई कंपनी अगर इसमें रख रही है, सारी कंपनीज का भी देखोगे तो यही हालत है। अब बाकी कंपनीज का देखोगे तो इससे भी बुरी हालत है। तो अगर कंपनी ROCE 20-25 या 28 तक ले जा पाती है आने वाले टाइम पे, मोर देन इनफ है भाई। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ही हमारे लिए थोड़ा दिक्कत की बात है, बट अगर कंपनी करे दे रही है तो हमारी एक्सपेक्टेशन रीच हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कंपनीज़ की अगर क्या बात करें तो सेल्स ग्रोथ वगैरह आगे हम थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। उसमें अलावा नहीं है क्वार्टरली प्रॉफिट, अच्छा वो चीज़ें आगे बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग 28 की है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हम थोड़ा देर में बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो हम एक बार क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं, वहाँ पर से चीज़ें आपको क्वार्टरली में चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर से ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपका दिसंबर के बाद एक सेल्स में ड्रॉप आया था, ठीक है। दिसंबर में आपकी सेल्स थी 26,000 करोड़ की, बाद में 24 यानी 200 करोड़ की सेल्स में डाउन है। हमने जब अभी कर रहे थे कि मैनेजमेंट कर रहे थे, मैनेजमेंट भी साथ साथ ही कर रहे थे, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे, तो वहाँ पास मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। जो पार्ट इस वीडियो की करके आया होगा तो उसको क्या ही समझ आएगा भाई। इसे जब मैं बोलूँगा भैया आप वीडियो यहीं पर कट कर दो और चुपचाप निकल जाओ, किसी और का वीडियो देखो जो 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आपको वहाँ चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी, आप वहीं पास पैसे लगाने के लायक हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको स्किप करने की आदत है तो भाई वीडियो प्लीज़ मत देखा करो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे ये लेना देना है कि आपके कारण वैल्यू, ये वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है जो ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं जनरली, ठीक है। तो एक दिल से बुरा लगता है यार, पर कोई नहीं, आप लोग तो देख ही रहे हो, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचे हो तो काफ़ी समझ आ गई होगी कि चीज़ें कैसी भाग रही हैं। हाँ, दिसंबर से देखोगे तो यहाँ पास मैनेजमेंट एनालिसिस में जब अपन देख रहे थे फिर तो फंडामेंटल एनालिसिस में भी, हाँ ठीक है यार, दोनों में से ही, तो वहाँ पर देखे थे कि इनका जो एक प्लांट था उसमें आग लग गई थी। आग लगने के कारण वो ट्यूबलर बैटरी का प्लांट निपट गया था। अब उसकी रिकवरी फिर से कर ली गई है, तो रिकवरी अगर फिर से हो गई है तो जनवरी में वो जला था, मार्च तक में उसकी रिकवरी हुई, मार्च के नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी सेल्स 700 करोड़ वाली दिखने लगी। क्या ये यहाँ इंक्रीमेंट हुआ? हाँ जी हुआ, 400 करोड़ से 700 करोड़, 4-3-7 300 करोड़ का जो गैप है वो वही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कारण है। और अगर प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी करोगे कंपैरिजन तो एक मैसिव ग्रोथ है भाई, सेल्स में ग्रोथ है, ठीक है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो कितनी अच्छी खासी ग्रोथ है, कितना रफली अराउंड अगर पिछले क्वार्टर से करें तो 46% की सेल्स ग्रोथ है। आप ये चीज़ें यहाँ पर से रेशियोज भी लगा करके देख सकते हो, तो ठीक है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ है, सॉरी सेल्स की ग्रोथ 5% आ जाएगी, सेल्स की ग्रोथ 5% आ जाएगी। सेल्स की ग्रोथ कैसे आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं अपन क्या कर सकते हैं, वो तो वो सिखाना मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ तक बोल ही दिया, मुंह से निकल ही गया। तो आप सेल्स ग्रोथ कैसे निकालोगे, इन दोनों को माइनस कर दो, आपके 100 करोड़ आएंगे, 100 करोड़ को आप क्या कर दो 2600 से डिवाइड कर दो और इंटू 100 का कर दो, तो आपको 5 to 7% सेल्स की ग्रोथ आपको देखने मिल जाएगा। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो आपकी 15% की सेल्स ग्रोथ आ जाएगी। यहीं से क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करेंगे तो जो 131 करोड़ का था वो 192 करोड़ है, यानी 46% की नेट प्रॉफिट में जंप आया है। तो भाई अब तक का ये हाईएस्ट नहीं है, ये क्वार्टर को अगर छोड़ दे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट नहीं है। अगर सबसे हाईएस्ट दे रहे हैं तो आने वाले टाइम पे वैल्यू भी उसी तरीके से मिलने वाली है। हाँ, बस लोग इस स्टॉक से इतना इसलिए डर रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट की जो इतना
एग्रेसिव में चीज़ें चला रहे हैं ये। देखो मैं बोलता हूँ अगर भाई इस मार्केट अभी स्टार्टअप हुआ है, स्टार्ट है, ईवी की मार्केट अभी स्टार्ट हुई है, अगर ये इसमें अभी पैसे नहीं झोंकेंगे आने वाले टाइम पे इनकी जो दूसरे लीडर रहेंगे, दूसरे पियरिंग कंपनीज हैं, वो जब मार्केट शेयर एक्वायर कर लेंगे तो वहाँ पास से शेयर्स ले पाना, अपनी मार्केट बना पाना रफ मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाएगी, भले ही आप कितने बड़े सिकंदर हो। ठीक है, तो अभी से सबको करना पड़ेगा, सब कर रहे हैं, सब पैसे झोंक रहे हैं, ये प्रॉफिटेबल होकर के काम कर रहे हैं। ओला जैसी कंपनी देखो पूरा नेट लॉस कंपनी हो गई है तो भी इतना मैसिव कर रही है, ये तो नेट प्रॉफिट में होकर के कंपनी काम कर रही है और वो भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के साथ काम कर रही है। तो आपको समझना चाहिए कि है मार्केट है और इनमें दम है। ठीक है, 1985 की कंपनी है भाई, दम तो दिखता है। हमने इसमें भी बात कर लिया। बाकी आपको यहाँ पास भी एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, अभी इनकी जो जून वाला क्वार्टर है इसमें 192 जो दिख रहा है, ये रफली अगर मैं बोलता तो 250 करोड़ दिखते। अब ऐसा क्यों, 250 करोड़ नहीं दिखते, सॉरी, हाँ 250 करोड़ के पास की वैल्यू है, 230 करोड़ तक के पास। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ? देखो इस चीज़ को समझा जा सकता है यहाँ आकर के थोड़ा सा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेड के फ्यूचर्स पे जाते हैं और ये चीज़ें समझते हैं कि अभी लेड की प्राइस क्या चल रही है। अभी लेड की प्राइस कितनी चल रही है आप देखोगे तो 184 है और ये अभी काफ़ी लंबे समय से इसकी प्राइसिंग क्या है, काफ़ी हाई चल रही है। ठीक है, लेड की प्राइस काफ़ी हाई है। देखो ये चीज़ें कब से 2000 आपकी ये वाला अगर इसका एक रेंज मान लिया जाए, ठीक है, तो ये अगर इसकी एक रेंज मान लिया जाए कि यहाँ तक हमेशा प्राइस रहा करता था और यहाँ पास से अगर एक इंक्रीमेंट देखा जाए कि कैसा इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप एक चीज़ देखोगे, हो इसमें जनरली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये भी उसी का है, क्या हो रहा है, तो आप देखोगे तो प्राइसिंग में ओवरऑल लेड की प्राइसिंग में 15% का जंप आया है। तो इनको चीज़ें जो लेड, अब इनका पूरा मार्केट ही लेड से काम चल रहा है, अब मार्केट ही लेड का है, लेड की ही ज़्यादा प्रोडक्शन के, तो ओवरऑल इनकी एक्सपेंस जो है वो एक बहुत हाईवी लेवल से बढ़ी है। देखो 5000 की जो 2020 में थी, उसके बाद ये 6000 हुई, फिर 7050 हुई, यानी 1500 करोड़ बढ़ गई, फिर 1500 करोड़ से फिर कितना बढ़ गई डायरेक्टली 7 के बाद 8 और एक 9, यानी 1500 करोड़ फिर से बढ़ गई और 1500 करोड़ से अभी कहीं ना कहीं ये टीटीएम की है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी एक्सपेंस भी देखोगे तो लेड का मैसिव एक्सपेंस है और जो ये एक्सपेंस आ रहा है वो एक मटेरियल कॉस्ट में देखो एक मैसिव जंप है। ठीक है, 2020 के बाद ये 70 69, तो ये आपको जो दिख रही है चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इनकी ठीक है ठाक है, बाकी सब चीज़ ठीक है। तो अगर ये एक्सपेंस इनके हैवीली बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेड के प्राइस से भी चीज़ समझ आ जाता है। अब मैं इसलिए दूसरी चीज़ें इनके लिए एक प्रॉफिटेबल क्या चीज़ें हैं कि ये लिथियम वाली जो सेगमेंट में ग्रो कर रहे हैं, इनका उतना बड़ा मार्केट नहीं है, बट लिथियम की प्राइस काफ़ी कूल अप हुए हैं। आप यहाँ पर से चीज़ें समझोगे तो एक लॉन्ग टर्म में अपन इसकी जगह वही ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये रफली अगर देखोगे तो एक मैसिव डाउनफॉल आया है, आपको यहाँ पर से चीज़ें दिख रही है, शायद ये वेबसाइट में कुछ इशू आ गया है। ठीक है, तो आपको लिथियम के प्राइस जो घट रहे हैं उसके कारण एक अच्छी खासी आपको लिथियम वाली चीज़ों में या लिथियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इनकी मार्जिन बढ़ेंगी जो अपने को दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर से चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी आप और चीज़ें इसकी जो है वो चीज़ें आप खुद देख सकते हो, सब कुछ टैक्स वगैरह सब टाइम से चुकाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और मुझे भी कोई रफ दिक्कत नहीं आती है। ओवरऑल अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 11, 15 एंड 12, यानी रफ इनकी 13% की ओवरऑल कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है, अच्छा खासा मेंटेन कर पा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी एक मैसिव जंप आया है 52% का, जो कि ये जो 3 ईयर का ओवरऑल इनका रेशियो था उसको इम्प्रूव कर देगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में। अगर देखोगे तो CAGR, स्टॉक का CAGR किस तरीके से काम कर रहा है, तो जो ये कहीं ना कहीं 5 ईयर और 3 ईयर में नेट लॉस में चल दिया था वो अभी प्रॉफिट पे आना चालू कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या चीज़ें आपको ROE पे अच्छी खासी दिख रही हैं, लास्ट ईयर का 15% था और कहीं ना कहीं अगर ये 15% ओवरऑल 10 ईयर का भी एक एवरेज लिया जाए 15 आ रहा है, अच्छा है। बैलेंस शीट को आप खुद पर्सनली एक बार चेकआउट कर सकते हो, बाकी बैलेंस शीट में हमेशा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार इसको बड़ा कर देते हैं। बैलेंस शीट में आपको समझना जरूरी है कि रिजर्व्स आर मैसिवली इंक्रीजिंग, एक पॉइंट से इंक्रीज कर रहे हैं और अच्छे खासे लेवल पे इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। ठीक है, अरे और ये कुछ ना कुछ तो दिक्कत है।
आई थिंक सो। हाँ, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि रिजर्व्स 4,000 से 5,000 करोड़, ठीक है। तो एक मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर ये एक नंबर 2,000 करोड़ से ये रिजर्व बढ़ा पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि डेट लेकर के, ये डेट फ्री होकर के 100 करोड़ का डेट, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, क्योंकि इनकी कंपनी की प्रॉफिट ही उससे ज़्यादा है। बोरोइंग अगर 107 करोड़ का है, इनका एक क्वार्टर में 197 करोड़ आया है। हमने जो अभी देखा भी ये नंबर 192 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये तो एक झटके में इसको लुट खा सकते हैं, मतलब लौटा सकते हैं। तो उसमें उतना कोई मैसिव चीज़ मुझे नहीं लगती। बोरोइंग अभी हाल फिलहाल पे घटी भी है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके अलावा कैपेक्स जो इनका ये 830 करोड़ वाला हैवी कैपेक्स था, वो वही ट्यूबलर बैटरी वाला जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसकी वापस रीबिल्डिंग में लगा था, जो कि अब ऑपरेशनल हो गया है। बाकी अभी भी कैपेक्स में काफ़ी पैसा घुसे ही के रखे हैं, जो कि आने वाले टाइम पे फंक्शनल होगा, तो यहाँ से भी सेल्स बढ़ेगी। देखो, जब कोई बंदा 200 करोड़ लगाता है ना किसी कंपनी में, तो उसकी सेल्स ऐसी कंपनीज में 400 करोड़ तक की तो आ ही जाती है, 400-500 करोड़। तो अगर 200 करोड़ लगा के 400-500 करोड़ की सेल क्वार्टरली ला पा रहा है, तो उसमें तो प्रॉफिट भी आएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप इनका अदर एसेट्स में भी जाओगे तो विथ इन हैंड कैश इक्विवेलेंट ही इनके पास 100 करोड़ का है, तो ये एक अच्छी खासी वैल्यू है भाई। पूरा बोरोइंग एक बार में चुकाने की इनके पास औकात है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन इनका 89 करोड़ हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो कि उतना रफ कोई दिक्कत करेगा, क्योंकि इनकी सेल्स अच्छी खासी हो रही है और नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। तो टोटल एसेट अगर बात करोगे तो कभी 1,000 करोड़ का हुआ करता था, आज वो 7,000 करोड़ का हो गया, तो टोटल एसेट में भी इंप्रूवमेंट है। कैश फ्लो मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैश फ्लो समझाने की आपको मैं पूरा कोशिश करूंगा, बट कैश फ्लो नेट पॉजिटिव हो चुका है, दैट्स गुड, वेल एंड फाइनल। रेशियोज भी अगर आप एक बार देख लेना, इनके जो डिविएटेड डेज थे वो काफ़ी बीच में बढ़ गए थे यार, पर ठीक है, अभी एक नेट वैल्यू पे आ रहे हैं 27 दिन, ठीक है। इन्वेंट्री स्टेज आपकी इनके बीच में 2021 और 22 में जब सेल्स इनकी काफ़ी गिर गई थी और इन प्रोडक्ट्स काफ़ी बना रहे थे, तो उस समय 111 118 दिन चल दिया, 108 दिन चल गया था। आज वो 83 डेज पे, मतलब ये चीज़ें ना, इन्वेंट्री डेज ना आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता है क्या चीज़ का, कि ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है, सेल्स किस प्रकार की हो रही है। अगर जो कंपनी इस प्रोडक्ट बना रही है और उसको बेच पा रही है, वो आपको इन्वेंट्री डेज से अच्छा कोई चीज़ जगह दिखाई नहीं सकता, ठीक है। अगर इन्वेंट्री डेज क्या एक रफ वैल्यू दिखाता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट को आपको अपने पास कितनी देर तक रखना पड़ रहा है। देखो, अपने पास कितनी देर तक रखना, मान लेते मैंने एक पेन बनाया, उसको 10 दिन तक अपने पास रख रहा हूँ, फिर जाकर के कोई बंदा आता है उससे ले लेता है, बट अगर वो कुछ दिन बाद वो 20 दिन हो जाता है, मतलब मैंने 20 दिन तक मेरा पैसा फंसा रहा, 20 दिन तक और प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट की ओवरऑल डिमांड पता चलती है। अभी इनकी डिमांड काफ़ी हाई है और इस चीज़ का यहाँ पास से भी गौर हो पा रहा है। और अगर ये मैं बोलता हूँ 50-55 जो इनका ये वाला वैल्यू है, यहाँ तक अगर ला लिए ना, तो भाई इनका सेल्स देखना मैसिव बढ़ने वाला है भाई वहाँ पास से, ठीक है। CCC इंपॉर्टेंट रहता है, इनका नेट वैल्यूज़ पे आ रहा है और सबसे लोएस्ट है, सही है भाई। कैश कन्वर्जन साइकिल अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। ROC पहले ही बात कर लिया 20% का। अच्छा, प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स में कोई स्टेक में कोई चेंजेस नहीं है। FIs DIs में से एक का बढ़ता है तो दूसरे का घटता है। हाँ, ये जनरली आपको देखना है कि कहीं पब्लिक के तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। अगर पब्लिक के ज़्यादा स्टेक बढ़ रहे हैं तो एक कंसर्न रहता है, तब हमें ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। बट अगर यहाँ से देखें तो पब्लिक के ही स्टेक्स आपके कौन खरीदा है, आपने ये DIs नहीं खरीद लिया है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के शेयर जो 26.55 थे वो घट करके अभी कितनी वैल्यूज़ पे आ गए हैं, दैट्स आर रफ अराउंड 26.45। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की शेयर होल्डिंग घट रही है, यानी FIs और DIs की होल्डिंग स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। ये चीज़ें यहाँ समझ आ सकती है। बाकी अगर आप इनके चाहो तो कॉन कॉल भी पढ़ सकते हो, मैंने इनकी सितंबर वाली कॉन कॉल पढ़ी थी, तो वहाँ पास से चीज़ें काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाता है कि यहीं पास ये चीज़ें कि 74 के शेयर्स आपके बदले आपको 65 शेयर, अच्छा 64 बोल रहा था मैं, 65 शेयर है अमर राजा बैटरी के मिलेंगे। आप यहाँ पास से रिसाइकलिंग बैटरी का जो प्लांट का प्रोसीजर है मंगलम इंडस्ट्री का, वो किस प्रकार से काम करने वाला है उसकी फिर समझ सकते हो। बाकी ये एक और रिसाइकलिंग वाले मतलब काम कर रहे हैं, देखो लेड रिसाइकलिंग प्लांट बना रहे हैं, बैटरी रिसाइकलिंग। तो बैटरी रिसाइकलिंग अगर कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे इसे मैसिव तरीके से कर रहे हैं, तो जो 30% इनकी लेड की डिमांड है वो खुद पे खुद पूरा कर लेंगे। कैसे? पुरानी बैटरीज को रिसाइकल करने से काफ़ी लेड वहाँ से भी प्राप्त हो जाता है और वो लेड वापस बैटरीज में यूज़ किया जा सकता है। तो 30% जो इंपोर्ट कर रहे थे ये लेड
वो अब नहीं करेंगे इस कंपनी में, तो वहाँ से 30% कहीं ना कहीं से पैसा बचने वाला है, क्योंकि रिसाइकलिंग के वक्त आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, बट उससे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा निकल जा रहा है। 30% डिमांड अगर ये इनकी पूरी हो जाती है खुद में ही खुद, तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की एक काफ़ी अच्छा कगार पे है। कौन कॉल आप आगे जाकर के भी और चीज़ें अच्छी अच्छी पढ़ सकती हो, बाकी Log9 के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्या आगे का प्लान है। कंपनी काफ़ी बुलिश है लेड एसिड बैटरीज को लेकर के, और चीज़ें पढ़ सकते हो। पॉजिटिव चीज़ें ही लिखी गई हैं, बाकी जितनी चीज़ें थी मैंने आपको फंडामेंटल में भी समझाते वक्त समझा दी हैं शुरू में। तो ये तो थी कंपनीज के बारे में। नेट हमें कंपनीज में फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं आज फाइनेंशियल्स को सोच के ही आया कि ज़्यादा नहीं कराने वाला हूँ, वो आप खुद से भी कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा रफ कुछ है ही नहीं चीज़ें उसमें देखने। हाँ, अब टेक्निकल्स के बारे में भागते हैं, और जो सबका इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस ड्राइंग को रहने देते हैं, काम आ जाएगा। चलो ठीक है, तो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखो, अब आगे के यहाँ से 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर कंपनी को रफली एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए, मैं बोलूँगा ये सारी चीज़ें एक बार रिमूव कर देते हैं, तो एक फ्रेश आपको आइडिया मिलेगा पूरे स्टॉक का। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, कंपनी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक सो कुछ दिक्कत है। तो अगर यहाँ पास से देखा जाए तो ये कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी अगर पीछे जाओगे तो यहाँ पास से ये कंपनी ने काफ़ी बार बाउंस बैक किया है और काफ़ी अच्छे ऊपर तक गया है फिर। ठीक है, तो ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एक बार यहाँ पास बाउंस बैक हुआ, यहाँ वैसे बोल सकते हो 2 बार बाउंस बैक हुआ है। आप इसे थोड़ा जूम करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि सेट, थोड़ा इसको रब करते हैं। यहाँ पास से अगर देखोगे तो चीज़ें यहाँ पास से एक बाउंस बैक नीचे आया, फिर एक बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया, फिर एक बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया, यानी रफ अगर 2 बड़े बाउंस बैक दिखे जाएं तो एक बाउंस बैक 2 बाउंस बैक, यानी ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। उसके अलावा आने वाले समय पे हमेशा स्टॉक प्राइस ऊपर ही रहा, काफ़ी एग्रेसिव पी दे रहे थे लोग भी। इसके बाद यहाँ पास से एक इसने जंप लिया, ठीक है, फिर एक यहाँ पास से जंप लिया। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक ये कोविड का टाइम जो था वहाँ पास से भी फिर से एक नीचे गया, पर नीचे जाने के बाद भी ये अच्छा खासा उछाल पे यहाँ पास अपने को देखने को मिला। तो एक ये वाला पॉइंट भी मान ही सकते हो, अगर चाहो तो नेगलेक्ट करना चाहो तो आपकी मर्जी है। बाकी उसके अलावा भी कंपनी ने यहाँ पास से बाउंस बैक करने की कोशिश की बट नाकाम रहा। ठीक है, नेट अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो कंपनी यहाँ पर से कर रही है, यहाँ से, मतलब रफ मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर एक लॉन्ग टर्म में आप देखो तो ये कंपनी की एक बड़ी सपोर्ट है, कंपनी की एक ये बड़ी सपोर्ट है जो मैं आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ें समझ आ गई है बहुत वैल्यूज। ठीक है, अब ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ें काम पे आएंगी। अब यहाँ पास से दूसरी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, जो है आपका कप विद द हैंडल पैटर्न। ठीक है, उसके लिए अपन सबसे पहले एक लिमिट ड्रॉ कर लेते हैं, जो आपकी ये आती है एक लिमिट। ठीक, अब यहाँ से चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पास एक अच्छा खासा आपका ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लिया जाए तो इसका दूसरा कप विद द हैंडल के साथ अच्छा खासा टारगेट बन जाएगा। हाँ सही है। तो अगर आप यहाँ पास से देखते हो तो आपको पूरा का पूरा ये चीज़ें, इस वाले पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ, छोटा सा ही है। तो एक आपको कप विद द हैंडल भी देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका कप। यहाँ पास से एक ब्रेकआउट जरूर हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, क्योंकि आप यहाँ पास से देख सकते हो ये वाली ग्रीन कैंडल थोड़ा बड़ा कर देते हैं चीज़ें, तो आपको यहाँ पास से अच्छी तरीके से समझ आएगी। ये वाली कैंडल ने, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल को आने वाली कैंडल ने ब्रेकआउट को कंफर्म किया, ऊपर जाके क्लोज हुई, यानी ये सक्सेसफुल क्लोज रहा। आने वाले टाइम पे इसने और भी सक्सेसफुल क्लोजिंग दी, यानी यहाँ से तो लग रहा था ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और कंपनी ऊपर जाएगी। तो ये यहाँ पास ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ था। आने वाले टाइम पे यहाँ पास भी ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, बट ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद फिर से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट सेंटीमेंट जो ऊपर नीचे हुए
और यहीं पास वो रीज़न था जहाँ पास से आपका वो वाला भी रीज़न है कि एक पूरा का पूरा इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही जल के राख हो गया, ठीक है। तो वो वाला भी रीज़न था, और उसके साथ साथ लेड के प्राइस भी इस टाइम पे लाइफ टाइम हाई पे और ही जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर पैदा हो रहा है ये सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को समझ आनी चाहिए। अब ये देखो, तो एक कप बना, फिर कप को आगे जाने के बाद एक इसका हैंडल बना, यहाँ वैसे एक और हैंडल है, 2 हैंडल बोल सकते हैं, तो एक हैंडल फिर एक हैंडल, फिर ये हैंडल ब्रेकआउट नहीं हुआ, चीज़ें वैसी काम कर रही हैं, फिर ये एक बना। तो कहीं ना कहीं इसका कप विद द हैंडल यहाँ पास से एक पॉजिटिव नेचर जरूर शो किया, बट ये वापस से नीचे आ गया। तो अगर एक लॉन्ग टर्म में ये वाले के अकॉर्डिंग आप चीज़ें देखते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर एरर जरूर है, बट अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, तो हम एक रफ वैल्यू पे देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू कैन गो रफली अराउंड यहाँ तक की वैल्यू। तो अभी इस करंट प्राइस से 39% प्राइस की गेन की अपॉर्चुनिटी है। ये चीज़ें समझ आई। एक तो ये टारगेट हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पास से देखा जाए, वैसे यहाँ कब विद द हैंडल नहीं बन रहा, तो इसका कोई पैटर्न का नहीं है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में इस रेंज को भी लेते हो, ठीक है, साइड वाइज रेंज ही बोल सकते हैं इसे, तो इसका 11% और ये 11% की गेन एक शॉर्ट टर्म में गेन बोल सकते हो, जो कि यहाँ देखने को मिल सकती है, जो कि अचीव भी हो चुकी है। अच्छा, अचीव हो गई है तो इट्स मतलब कोई काम की नहीं है, तो कोई बात नहीं है अगर ये चीज़ें यहाँ पास है। और दूसरी बात ये भी मैं बोल रहा था आपको कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग है इसका सपोर्ट, जो हमने पीछे से ये पूरा देख के खिंचर करके लेके आए थे, और यहाँ पास से जब भी आता है स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। अगर मैं बोलता हूँ ऊपर जाता है और यहाँ पास से 11% भी ऊपर, तो जाना ही जाना है। 11% अगर ऊपर ऊपर जाता भी है तो एक रफ थोड़ा सा तो पास में गेना 11% फिर से हो सकता है। और दूसरा, एक इसमें लाइफ टाइम हाई का जो है वो तो हाई ही है, दैट्स अराउंड आपका 39% का गेन। कहीं ना कहीं इसमें आज थोड़ा इशू आ रहा है, आई थिंक सो मुझे इसे रिफ्रेश कर देना चाहिए एक बार, तो ये चीज़ें जो थोड़ा ट्रेडिंग भी ऊपर नीचे होने लगता है वो प्रॉपर हो जाए। तो ये पूरा ओवरऑल 61% का एक तो लाइफ टाइम हाई वाला गेन है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पास से देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर आप इसका रेंज बॉन्ड में जा सकते हो, रेंज में जाना चाहोगे, तो एक शॉर्ट टर्म में आने वाले टाइम पे अगर इसका रेंज देखोगे तो एक ये रेंज है और इसकी हमेशा से एक ये रेंज बनी है। यहाँ पर से काफ़ी ऊपर नीचे, मतलब इसी के बीच में शेयर प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और यहाँ भी ऊपर नीचे हुआ है काफ़ी बार। तो मैं बोलता हूँ अगर ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है और सारी चीज़ें अगर हम रब एक बार कर देते हैं, ठीक है, ये ऊपर से ही आई है, इसकी लाइनिंग की मैं कलरिंग को बदल देता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाली लाइनिंग की भी कलरिंग को बदल देते हैं। तो अगर रेड टू रेड, अभी तो नीचे ही उससे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अगर रेड टू रेड भी देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पास से यहाँ तक की एक रेंज आ जाती है आपकी कितनी, 20% की रेंज में काफ़ी बार कूदता है। और 20% की रेंज से अगर एक नीचे की रेंज लिया जाए तो ये रेंज आपकी 29% की रेंज आती है, यानी 29%। तो इसमें काफ़ी सारे टारगेट हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टारगेट ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपकी खुद के पैसे लग रहे हैं तो आपको खुद को लेना है। मैं बहुत सारे टारगेट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं जो बार बार उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम सारी चीज़ें एक बार रब कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बोला था आखिरी में कि मार्केट कैप जस्ट डबल। अब देखो मार्केट कैप जस्ट डबल, आज की पीई पे मार्केट कैप डबल कब होगा, जब उसकी पीई जस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट पे आ जाएगी, इंक्रीमेंट पे आ जाएगी। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर मार्केट के जब डबल होना है तो अभी प्राइस कितना चल रहा है, 627 रुपये। मार्केट कैप अभी 627 पे कितना, 10,000 करोड़ का है। अगर इसे मैं बोलता हूँ 20,000 करोड़ होना है तो 600 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 600 की वैल्यू होनी चाहिए 1200 करोड़। 1200 मैंने प्रति शेयर की अगर प्राइस 1200 रुपये चल देती है तब मैं रफ बोल सकता हूं कि उस कंडीशन में इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का हो जाएगा। हाँ जी, मार्केट कैप। अब देखो यहाँ पर से भी चीज़ें, कई लोग आप में से ऐसे लोग होंगे रफ टेक्निकल देखने चले आए, उससे पहले फंडामेंटल में जो हम चीज़ें समझा रहे थे उस चीज़ों को देख करके नहीं आए होंगे। अब यहाँ पर से आपको फिर से समझ नहीं आएगी कि मैं किस बेसिस पे ये बोल रहा हूँ, और आपको फिर से एक स्ट्रॉन्ग कन्विंसन खुद पे नहीं रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, चीज़ें किसी का भी वीडियो देखो,
पूरा का पूरा देखो भाई, वो पूरे के पूरे वीडियो, एक वीडियो खुद में 100% होता है। अब आप 100% अपना पैसा लगाने जा रहे हो या लगाओगे या यहाँ से और लर्निंग लोगे, आधी अधूरा ज्ञान श्राप है, ये चीज़ समझ लेना। बाकी मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, समझदार व्यक्ति समझदार है, जो अभी शुरू से लेकर अभी तक देख रहा है वो खुद में ही अपने आप को समझता है कि मेरी मेंटेलिटी किस लेवल की है और मुझे किस लेवल की मेंटेलिटी को रखना है, ठीक है। और वो भी लोगों को अपना समझना है कि जो इस पार्ट को देखने आ गए, बाकी पीछे के पार्ट को निपटा दी। अब मार्केट कैप का ये वैल्यू भी समझ नहीं आया होगा तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग भाड़ में रहें, ठीक है। ऐसे लोग कभी मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। चलो, डिसिप्लिन नहीं रहेगी तो क्या काम का भाई। तो अगर मार्केट कैप, मैं बोल रहा था कि 1200 की रेंज कहाँ तक की आएगी, उस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 1200 की रेंज यहाँ तक की आएगी। और अभी की रेंज कहाँ है, अभी की जस्ट रेंज ये वाली है। और आप ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज की अप साइड कितनी है, अप साइड है दैट्स अराउंड 92%, दैट्स अराउंड 92%। अब मार्केट कैप जस्ट डबल होने के लिए प्राइस का डबल होना जरूरी है, यानी नेट आपका 90% की गेन की एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। और जिस प्रकार से कंपनी ले करके खुद को काम कर रही है, मुझे तो ये चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं, ठीक है। अब जब हम पॉसिबल बोलते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी में ही चलेगी ना, प्रोबेबिलिटी में ही सारी चीज़ें चलती हैं, दुनिया मैथ है, मैथ में ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, यहाँ भी हो सकता ही है, इसलिए मैं हर चीज़ में बोलता हूँ हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझना है। बाकी मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी रफ। तो बहुत सारे टारगेट हैं, 39, 69, 32, 19, 11, 90%, इसमें बहुत सारे टारगेट हैं। आप अपनी कन्वेंशन के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से ही ट्रेड करोगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सपोर्ट लोगे, मेरे कहने से सीखना है आपको। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ यार, अगर यहाँ तक की वीडियो आपको ओवरऑल कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा ये प्यारा सा आपका और हमारा एक यूट्यूब चैनल है बुल्स एंड बियर मार्केट, और यहाँ तक आ गए हो तो आप में से जो फैमिली में बने हुए हैं 49% लोग वो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। तो एक बार और एक चीज़ कर दो यार, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि ये चीज़ें, और मैं चाहता हूँ कि वैल्यू लोगों तक पहुँचे। और कई बार ना चीज़ें कम भी होंगी वीडियोज़ में, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दी वो 100% खुद में है, वो वीडियो अपने आप में 100% है, पर वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में 100% नहीं है। अभी इस पूरे मार्केट को पढ़ना भैया एक ओशियन है, उसमें से जो मक्खन पार्ट था मैंने आपको ला करके दे दिया। अभी इसमें से और चीज़ें भी छूट गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, वेल एंड गुड है। उसमें से मैंने आपको रिस्क फैक्टर भी समझा दिया, जैसे इनका आंध्र प्रदेश वाला जो केस है, उसमें अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला केस फिर से स्टेट गवर्नमेंट रोक लगा देती है इनकी फैक्ट्रीज पे, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। एक बार हो चुका है तो हो सकता है फिर से हो, पर मैनेजमेंट सिखाऊ है, सीखती है खुद से, तो आई डोंट थिंक सो कि वापस रिपीट होगा, बट वो एक रिस्क फैक्टर है। दूसरी इनकी एक और चीज़ें कि जो इनका मैसिव एक्स जो ग्रोथ है, ये मैनेजमेंट काफ़ी इस समय एग्रेसिव है और काफ़ी अच्छा करी, मतलब पूरा मैनेज होकर के चल रहा है चीज़ें। बट अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट में दिक्कत है, अभी तो नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है तो वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। तीसरी बात, अगर कोविड जैसा कोई केस आ जाता है वापस, वैसे तो आने वाला नहीं है, हम तो हमेशा मैं पॉजिटिव ही चीज़ें बोलता हूँ, कोई चीज़ बोल देता हूँ पर मैं बोल देता हूँ आने वाला नहीं है, क्योंकि हम कौन चाहेगा भाई कोविड आए, ठीक है। ऐसी एकदम इतनी खराब कंडीशन भाई पूरी दुनिया की इससे पहले कभी ना हुई होगी, ठीक है। ओके, तो इससे पहले भी मैं हिस्ट्री की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें वो पूरा ब्लैक शरीर में नहीं होता था, ब्लैक स्पॉट है, इसी कुछ उसका नाम था उस पूरी बीमारी का, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। एक पोटैटो वाला केस फैला था, उस पर बहुत, ठीक है हटाओ। तो ये चीज़ें आपको समझना है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अब सारी की सारी चीज़ें रिस्क के साथ ही चीज़ें रहती है हर एक स्टॉक में, तो आपको अपने हिसाब से कन्विक्शन लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सपोर्ट लोगे। मेरा काम था आपको ये पहलू को दिखाना कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे काम हो रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या क्या कर रही है। मैंने अपना कोई प्रोस्पेक्टिव आपको नहीं बताया, मैं जो भी बोला हूँ इस वीडियो पे वो सारे के सारे कंपनी जो दिखा रही है उसके अकॉर्डिंग बोला हूँ, ठीक है। जो मेरे सामने है चीज़ें, फाइनेंशियल है, रिपोर्ट है,
ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है, कॉन कॉल है, इसके अलावा न्यूज़ हैं जो डिफरेंट आई हैं, इनकी जो दूसरे कंपनीज के साथ मर्जिंग है उससे जो चीज़ें निकल के आ रही है मैं वही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया। तो कन्विक्शन आपका है, पैसा आपका है, ट्रेड आपको करना है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन खुद लोगे। हाँ, मैं आखिरी में बोलूँगा मेरे हिसाब से सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और इस वीडियो को भी लाइक करोगे। और बाकी आपकी ही वीडियो के सपोर्ट पे मैंने एक और वीडियो बनाई थी, ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ वाली वीडियो, तो अब जरूर इस वीडियो को एक बार देख लेना। इसमें काफ़ी रफ मैं इसका पार्ट 2 सोच रहा था निकालने का, पर इस संडे पॉसिबल नहीं है। काफ़ी कमेंट आए हैं बट रफ नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आपके जो स्टॉक रहते हैं ना वो उसमें से बहुत सारे स्टॉक ऐसे रहते हैं जिसका पढ़ने का 2-3 पॉइंट में खत्म हो जाता है, तो एक थोड़ा टाइम लगेगा। अभी उस कंपनी की भी कई की एनुअल रिपोर्ट नहीं आई, तो वहाँ पास सॉरी उनकी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है, तो वहाँ पास की मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी आप HDFC अभी थोड़ा नीचे है, तो ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हो। हाँ, एक लक्स इंडस्ट्री में काफ़ी लोग का आया था कि भाई अभी तो क्वार्टरली रिजल्ट भी इनके सही नहीं आया, तो क्या कारण, तो उसके ऊपर मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने का, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो हो सकता है नेक्स्ट 2 टर्न में हम बनाएं। तो बस यार, इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ, पर इस बार पर्सनली बोल रहा हूँ। RBI वाली पॉलिसी जरूर देखना है, इसका एक मैसिव इम्पैक्ट जरूर आपको मार्केट पे देखने को मिला है, और आने वाले टाइम पे ही इसका मार्केट का इम्पैक्ट वापस पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें एक बार समझ आ गई तो आने वाले टाइम में काम आएंगी। तो चलो, इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय। बुल्स एंड बियर मार्केट सब बने रहने के लिए।